started working on these modes. Okay, यहाँ पे है, ठीक है। वॉइस में अगर कुछ ग्लिच वगैरह हो तो जस्ट एक बार मुझे बताना, ठीक है। अदरवाइज सबका फोकस प्लीज यहाँ पे रखो थोड़ी देर के लिए। तो हमें आज बहुत सारे टॉपिक्स भी क्लियर करने हैं, ठीक है। सो यस, टॉपिक वाज ओएसआई मॉडल। जब हम ओएसआई मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पास एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। इन सेंडर और रिसीवर के बीच में मैंने बताया था कि ओएसआई मॉडल कहता है कि हर एक डिवाइस पे टोटल 7 लेयर होती है, ठीक है। वो 7 लेयर स्टार्ट होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होता है जहाँ पे यूजर डेटा को रिप्रेजेंट करता है, देख पाता है, या एक तरह से बोले उसको विजिबल होता है, ठीक है। जो भी डेटा उससे शेयर करना है, सपोज मुझे किसी वेबसाइट को सर्च करना है, किसी वेबसाइट को रीच आउट करना है, तो मैं सबसे पहले यूआरएल सेक्शन में जाके उस वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा, राइट। तो यूआरएल डालने टाइम पे जो मैंने डोमेन डाला, सपोज मैंने डाला www.facebook.com, तो facebook.com कौन सा डोमेन को मुझे जाना है, रिक्वेस्ट दिस इज माय डेटा, ठीक है। और उस डेटा तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन अपने ब्राउजर की ऐड की उसके अंदर, कि मैं कौन सी मशीन से ब्राउज कर रहा हूँ, कौन सी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, कौन से ब्राउजर को यूज कर रहा हूँ, ये सारी के सारी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द कुकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस हेडर में अंदर अटैच करते हैं एंड देन इसको रिक्वेस्ट कर देते हैं टू द रिसीवर। हमारे केस में सेंडर क्या होगा, एक क्लाइंट मशीन होगी, और रिसीवर क्या होगा, एक सर्वर होगा, ठीक है। तो जैसे ही डेटा क्या होता है लेयर 7 से जनरेट होता है, इसके ऊपर एक हेडर अटैच हो जाता है, ये होता है लेयर 7 हेडर। लेयर 7 हेडर में लेयर 7 से एप्लीकेशन लेयर पे जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे काम इसके अंदर लिखे होते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मैंने तो बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट काम करती है। द फर्स्ट वन इज एनकोडिंग, डेटा एनकोडिंग, डेटा ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन करता है और कंप्रेशन करता है। मेरा मेन काम ये है। इनकोडिंग से मेरा मतलब है जब डेटा किसी ना किसी फाइल फॉर्मेट में, मतलब नॉर्मल फाइल फॉर्मेट में ना होके ऑडियो वीडियो के फॉर्म में होता है, तो उनकी इनकोडिंग करके उन्हें आउटपुट के तौर पे साउंड आउटपुट डिवाइस को दिखाना पड़ता है। अदरवाइज सारा का सारा डेटा से कोई किसी को इमेज भेजी तो इमेज किसी ना किसी तरीके से आपको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। बट जब साउंड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इनकोडिंग को यूज करना पड़ता है, ठीक है। मल्टीपल टाइप की इनकोडिंग आती है, उनको ऑडियो वीडियो को कंबाइंड साथ में चलाना पड़ता है। काम करते हैं, बात करते हैं जब हम सेशन लेयर की। सेशन लेयर बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सेशन को स्टार्ट, स्टॉप या कम्यूट करने के लिए। साथ ही साथ ये हमारे मल्टीपल चेक पॉइंट्स भी डालता है डेटा के अंदर, सो दैट अगर डेटा कहीं पे डाउनलोड होते टाइम बीच में रुक गया है और उसको वहीं से हम रिज्यूम करते हैं, तो यू विल सी द डिफरेंस कि आपका डेटा उसी जगह पे क्या होता है, उसी जगह से डाउनलोड होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सारी की सारी जो लेयर होती है, इनमें जब भी मेरा डेटा होता है, मतलब जब मेरा डेटा इन तीनों लेयर्स पे होता है, तो मैं उसको सिंपली डेटा के नाम से बुलाता हूँ, ठीक है। मैं उसको सिंपल क्या बोलता हूँ, आई कॉल दिस एज अ डेटा। कोई पार्टिसिपेंट सेक्शन में तो नहीं वेट है ना, ठीक है। बट जब इससे नीचे आता है, मतलब जब मेरा डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट काम है। इनमें से सबसे पहला जो काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो है सेगमेंटेशन। ऊपर की लेयर से जितना भी डेटा मेरे पास आएगा, आई डोंट हैव साइज रिस्ट्रिक्शन। मेरे पास कोई साइज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऊपर से 2 MB, 3 MB, 10 MB, 15 MB, कितने MB का डेटा आ सकता है, ठीक है। बट ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ऊपर से आने वाले डेटा को देखता है और ये चेक करता है, वेरीफाई करता है कि भाई ये जो डेटा है, क्या हम इस डेटा को एक साथ रिसीवर तक या दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं या नहीं। अगर मेरा डेटा इतना बड़ा है कि मुझे एक साथ सेंडर से रिसीवर की साइड पे नहीं भेजा जा सकता है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल ट्रांसफॉर्म दिस डेटा इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, ठीक है। ये जो स्मॉल स्मॉल पीसेस बनते हैं आपके, ठीक है, आपने क्या किया, इस बड़े से डेटा का स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्या कर दिया, सेगमेंटेशन कर दिया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सेगमेंटेशन। और ये जो पीसेस आपके बनते हैं ये आपके कहलाते हैं क्या, सेगमेंट्स, ठीक है। तो डेटा जब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, वी स्टार्टेड कॉलिंग इट सेगमेंट। यहाँ पे आपको भी सेगमेंट लिख के आएगा। तो नॉर्मल डेटा अगर हमारा जो प्रिसाइज है, इस साइज के बाहर का है, तो वो क्या करेगा, उसको सेगमेंट में डिवाइड कर देगा। सेगमेंट में डिवाइड होने के बाद में डेटा की हमेशा एक सीक्वेंसिंग हो जाती है। सपोज दिस इज सीक्वेंस नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब मान लो कि फर्स्ट नंबर पीस वहां पे पहुंच गया, सेकंड नंबर पीस वहां पे पहुंच गया, थर्ड नंबर पीस वहां पे पहुंच गया, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर तो मेरे सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास, दोनों के पास होगी ना। तो सेंडर साइड पे इस डेटा को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, और रिसीवर की ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम इन्हीं डेटा पीसेस को कंबाइंड करके क्या करते हैं, एक बड़ा सा डेटा वापस से बना देते हैं जो एक्चुअली में भेजा था उसने, ठीक है। और ये हो पाता है ड्यू टू सीक्वेंसिंग। तो मेरे डेटा में जब सीक्वेंसिंग होती है तो मेरे
रिसीवर साइड के ट्रांसपोर्ट लेयर को पता होता है पहले फर्स्ट वाला डेटा रखना है, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंसिंग का भी एक मैटर होता है, वहां पे हर एक सेगमेंट के अंदर सीक्वेंस नंबर आती है। ठीक है, तो लेयर 7 आई मीन लेयर 5 तक मेरा जितना भी डेटा था, वो सारा का सारा जो मेरा डेटा था वो कौन सी फॉर्म में था, एक डेटा मुझको कॉल कर रहे थे। बट जैसे ही ये डेटा मेरे कौन सी लेयर पे आ गया, मेरी लेयर 4 पे या ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया, उसको हम स्टार्टेड कॉलिंग इट सेगमेंट। तो इसको हम क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, सेगमेंट बोलना स्टार्ट कर दिया। इस सेगमेंट की दो तीन खास बातें हैं। ठीक है, इस सेगमेंट की दो तीन खास बातें, इसके ऊपर जो हेडर अटैच होता है, ठीक है, इस हेडर से हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो पहली चीज समझ गए कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है। ऊपर की लेयर से जब भी डेटा मेरे पास आता है, देयर इज अ नो सच लिमिट डिफाइंड कि वो कितना डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर हो सकता है 2 MB का भेज दे, हो सकता है 20 MB का भेज दे, ठीक है, हो सकता है 50 MB का भेज दे। बट जैसे उस ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब आता है, तो ऊपर से आने वाला मान लो 200 MB का डेटा है। अभी 200 MB का डेटा एक साथ थोड़ा भेज सकते हैं, बीच में कोई गायब हो गया तो इसलिए क्या करते हैं, 200 MB के डेटा को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, ऐसे ऐसे करते करते मान लो हमने 2000 सेगमेंट बना डाले सबके। तो मैंने इस साइज के फाइल को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो, और ये सारे के सारे पीसेस इंडिविजुअल क्या करेंगे, सामने रिसीवर साइड पे रिसीव होंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे पहला काम क्या हो गया, सेगमेंटेशन करना। ठीक है, इस लेयर पे कोई भी डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो पहली बार सेगमेंटेशन क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहला काम ही क्या करता है, सेगमेंटेशन करता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं एरर कंट्रोल। ठीक है, अच्छा एरर तो तुमको पता है क्या होता है। एरर का मतलब क्या है कि जो आपने मैकेनिज्म सेट की वैसे वो काम ना करे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी मान के लेता हूँ कि पुराने टाइम पे पता है लोग कैसे ट्रैवल करते थे। पुराने टाइम पे लोग ट्रैवल जब करते थे ना, मतलब पुराने टाइम मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जिस समय हमारे पास रोडें नहीं थी, हमारे पास सब तरफ जंगल ही जंगल थे, लोग छोटे छोटे कस्बों या ग्रुप में रहते थे। तो उस टाइम पे होता क्या था, मान लो कि कोई पर्सन है जो लखनऊ साइड पे यूपी में रह रहे हैं, ठीक है, एंड उनके जो कुछ रिश्तेदार हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं सपोज। तो मान लो कि शादी का एक एक इनविटेशन आया, दिल्ली में शादी है, ठीक है, लखनऊ से लोगों को जाना है। तो घर से 4 लोग निकले सपोज, ठीक है। हम वो अज्यूम करते थे कि लगभग 3 महीने की जर्नी करके वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, मतलब शादी के 3 महीने पहले यहाँ से निकले। अब 3 महीने के ट्रैवल में उनको रास्ते में बहुत तरह के लोग मिल सकते हैं, हो सकता है कोई जंगली जानवर मिल जाए, हो सकता है कि कोई चोर लुटेरे मिल जाए, ठीक है, हो सकता है कि किसी जगह पे रुके, वहां पे हमने कुछ एक्टिविटी कर दी, उस राज्य के जेल में ही बंद कर दिया गया हमको। तो बहुत सारी एक्टिविटी होती थी। ठीक है, तो 3 महीने जाने के हो गए और 3 महीने वापस आने के हो गए, तो वो लोग मान के चलते थे अप्रोक्सीमेटली कि जो लोग शादी में गए वो लगभग 6 महीने के बाद वापस आ जाएंगे। अगर 6 महीने के बाद वापस नहीं आते तो वी एज्यूम इट, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से यही सेम चीज हमारे डेटा के साथ भी हो सकती है कि मान लो मैंने अगर अपनी सेंडर साइड से 4 सेगमेंट बना के भेजे, ठीक है, डेस्टिनेशन की साइड पे, और डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते ये जो 1 2 3 और 4 नंबर वाला है, इसमें से 1 नंबर और 4 नंबर डेटा ही सेगमेंट ही रिसीव हुए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ये जो एरर कंट्रोल होता है, ये क्या करता है, अगर सपोज आपने सेंडर से रिसीवर के साइड पे कुछ सेगमेंट भेजे होंगे, उनमें से कुछ सेगमेंट आपके बीच में डैमेज हो गए, कुछ आपके बीच में करप्ट हो गए, लॉस्ट हो गए, यू कैन से। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी जब आपके पैकेट के आपके सेगमेंट के साथ में हो जाती है, तो हमारे सिस्टम में, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करता है, इससे बचने की, इससे रिकवर करने की एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं एरर कंट्रोल। अब रिसीवर क्या करता है, रिसीवर को तो क्या करना है कि जब मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा उसको वापस से क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्म में रीअसेंबल करना है जो ओरिजिनल डेटा था हमारे, क्योंकि वहां पे सेगमेंटेशन हुआ था, यहाँ पे रीअसेंबली होगी। अब रीअसेंबली के लिए उसको 1 नंबर है और 4 नंबर तो है, बट 2 और 3 नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद में ये जो सेंडर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट लेता है। एक्नॉलेजमेंट लेने का मतलब क्या है, इसने 4 पैकेट भेजे, तो तुम एक तरीके से ये बोलोगे ना उसको कि 4 पैकेट मुझे रिसीव हो गए, 4 रिसीव्ड। ठीक है, और जब तक ये एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, तो ये पर्सन क्या सोचेगा पता है, ये सोचेगा कि भाई साहब मैंने जो 4 भेजे थे उनमें से कुछ उसके पास रिसीव ही नहीं हुए। सपोज मान लो रिसीवर ने एक नंबर वाला पैकेट, सीक्वेंस नंबर वाला रिसीव कर लिया, वो कह देगा भाई साहब एक रिसीव हो गया। 4 नंबर वाला रिसीव हो गया तो बोलते हैं 4 भी रिसीव हो गया। तो अब तुमको एक्नॉलेजमेंट किसकी किसकी मिली, 1 की और 4 की।
तो आप क्या करोगे, आप वापस से 2 और 3 को वापस से क्या करोगे, रीट्रांसमिशन कर दोगे, फिर से भेज दोगे। ठीक है, इसको क्या करोगे, वापस से आप ट्रांसमिट कर दो, वापस से भेज दोगे, ताकि रिसीवर क्या करे, उसको वापस से जो पहले 1 और 4 ही मिले थे, उसको क्या हो जाए, वापस से ये 2 नंबर और 3 नंबर वाला सेगमेंट मिल जाए। मान लो अब की बार भी नहीं मिला, अगर मान लो 3 वाला मिस हो गया, तो ये 1 की एक्नॉलेजमेंट देगा, 2 की देगा और 4 की देगा, बट 3 की नहीं देगा। और 3 की नहीं देगा तो सेंडर क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली उसको फिर से सेंड कर देगा। तो जिसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई है तुमको, एक्नॉलेजमेंट का मतलब पता है किसी को क्या होता है, किसी को फोन पे हाय बोलते हो, उधर से जो हाय आता है दैट इज एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट इज सिंपल टर्म्स, आपका एक मैकेनिज्म है जो कि एक कंफर्मेशन एक कंफर्मेशन देता है कि सामने वाले ने आपकी इस बात को सुन या रिसीव कर लिया है, सिंपल कंफर्मेशन। ठीक है, काइंड ऑफ। तो एक तरीके से ये जो मैकेनिज्म है, इससे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हो रहा है, एरर कंट्रोल हो रहा है। सपोज अगर कोई एरर की वजह से आपके सेगमेंट अगर डिलीवर नहीं हो पाए, तो क्या हो जाते हैं, हैंडल कर लिए जाते हैं ड्यू टू दिस मैकेनिज्म। एरर कंट्रोल समझ में आया, यस और नो? मेरी बात हुई भैया से, भैया जो डाउट्स हैं एक बार लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। कितने लोगों को समझ में आया एरर कंट्रोल, वो बताओ भाई। ठीक है, अभी इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, दिस इज नॉट द एंड, अभी आगे पढ़ना है कि एग्जैक्टली कैसे कैसे एग्जैक्टली काम करता है। ठीक है, ओके, तो एरर कंट्रोल इज फिक्स्ड। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फीचर विच इज बेसिकली नोन एज फ्लो कंट्रोल। अच्छा, फ्लो कंट्रोल को तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक और फीचर जो यहाँ पे काम करता है, वो काम करता है पोर्ट एड्रेसिंग। अब पोर्ट एड्रेसिंग को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, मनोज भाई, ऊपर की लेयर से मेरे पास जो डेटा आया, वो आया मान लो ये वो दे दो कोई, कहाँ से, सेशन लेयर से। सेशन लेयर से जैसे ही कहाँ पे आया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, इस डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, DA, TA, सस्ता है ना ज्यादा। इस डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद में ये दोनों के दोनों पीसेस क्या कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों पीसेस कहलाएंगे सेगमेंट। पहली चीज, यहाँ तक क्लियर है? अब ये सेगमेंट क्या होंगे, इंडिविजुअल काउंट किए जाएंगे डेटा पैकेट। मतलब ये जो तुम्हें डेटा दिखा रहा है, दिस इज ओनली दिस। तो इस DA वाले पैकेट में, जिसके अंदर केवल DA लिखा हुआ था, इसके ऊपर भी क्या होगा, एक हेडर अटैच होगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला था कौन सा, TA, इस सेगमेंट के ऊपर भी क्या होगा, एक आपका हेडर अटैच होगा। 1400। ठीक है, तो TA वाले में भी एक हेडर अटैच हुआ, TA वाले भी हेडर अटैच हुआ, दोनों में ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी गई। ठीक है, इसको बेसिकली आप लेयर 4 हेडर भी बोल सकते हो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर। अब इस हेडर में मेनली जो इंफॉर्मेशन थी, वो थी आपकी रिलेटेड टू योर पोर्ट नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं पहले पोर्ट नंबर्स क्या होता है। तो पोर्ट नंबर बेसिकली वो वर्चुअल नंबर्स होते हैं जो बेसिकली हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं किसी भी पैकेट को व्हेन इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम आवर डिवाइस। और ये जो एड्रेसिंग होती है, ये होती है आपके लेयर 4 पे। ये जो पोर्ट नंबर है, इनकी जो रेंज है वो 0 से लेके 65,535 तक है। इस पूरी रेंज में से कोई भी पोर्ट नंबर आप यूज कर सकते हो। इनमें से ज्यादातर पोर्ट नंबर के बारे में आपने रियल लाइफ में सुना भी होगा, जैसे 80 या 443, सबने सुना होगा। 80 या 443, 84 HTTP एंड HTTPS के लिए 443 यूज करते हैं, राइट। बट कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये जो पोर्ट नंबर है वो एग्जैक्टली यूज कहाँ होते हैं। तो ये पोर्ट नंबर आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, ये ट्रांसपोर्ट लेयर ना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फीचर है, वो फीचर नंबर 4 है, उसको बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का मतलब क्या होता है, ये समझो। मेरे सिस्टम के अंदर एक मैंने क्रोम ब्राउजर खोला, सपोज मैंने क्रोम ब्राउजर खोला। ठीक है, उस क्रोम ब्राउजर को, ठीक है, उस क्रोम ब्राउजर में ऑलवेज एक टैब खुल जाएगी। उस टैब को हमेशा क्या होता है, एक पोर्ट नंबर असाइन हो जाता है। ये पोर्ट नंबर आइडेंटिफिकेशन करेगा उस टैब का। सपोज मेरे के अंदर 2 टैब थी, एक टैब 1 थी और एक टैब 2 थी। वो हमारे यहीं से लगा हुआ। एक टैब नंबर 1 में मैंने फेसबुक खोला और टैब नंबर 2 में मैंने जीमेल खोला।
ठीक है, तो मेरे एक बात बताओ, टैब वन नंबर वन पे जो मेरा पेज खुलेगा वो किसके पेज खुलेगा? फेसबुक का ही पेज खुलेगा। और टैब नंबर टू पे जो पेज खुलेगा वो किसका खुलेगा? जीमेल का ही खुलेगा। हु हैज अ कंफर्मेशन कि कभी भी टैब वन पे जिसमें मैंने facebook.com लिखा था उसमें जीमेल खुल जाए, और टैब टू जिसमें मैंने gmail.com लिखा था उसमें फेसबुक खुल जाए? इट इज पॉसिबल। ठीक है, अगर ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर ना होती तो ट्रांसपोर्ट लेयर कहती है कि भाई हर एक फंक्शन को, हर एक एप्लीकेशन को, हर एक प्रोसेस को मैं एक पोर्ट नंबर दे दूंगा। ठीक है, मैं एक पोर्ट नंबर दे दूंगा, मतलब मान लो मैंने इस टैब को मैंने एक पोर्ट नंबर दे दिया। अच्छा, ये पोर्ट नंबर की जो रेंज होती है मल्टीपल, ये पोर्ट नंबर जो 0 से लेके 65,535 तक जाते हैं, इनकी 3 रेंज होती है। एक रेंज होती है 0 से लेके, 0 तो बेसिकली नहीं होता है, एक से गिनती स्टार्ट होती है, एक से लेके 1023 तक। वो बता रहा 14,500। ठीक है, एक से लेके 1023 तक के जितने भी पोर्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेल नोन पोर्ट नंबर्स। ठीक है, वेल नोन पोर्ट नंबर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे के सारे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं। इट मींस इन प्रोटोकॉल्स को डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। इसमें आपका पोर्ट नंबर 22 आता है जो कि यूज होता है फॉर एसएसएच। टेलनेट के लिए पोर्ट 23 यूज होता है। ठीक है, डीएनएस के लिए यूज होता है फॉर पोर्ट नंबर 53। ठीक है, 8443 तो सबको पता है। डीएससीपी प्रोटोकॉल है उसके लिए 66, 67, 68 यूज होता है। ठीक है, 993 यूज होता है, 25 यूज होता है, 465 यूज होता है, 586 यूज होता है, देयर लॉट ऑफ। ठीक है, 3389 यूज होता है फॉर आरडीपी, राइट, एंड 3383 यूज होता है फॉर माइस्क्ल। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस ये वो रेंज है जिसमें ज्यादातर आपके मोस्ट कॉमन यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स लाई करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ठीक है, एंड सो ऑन, डीएससीपी, डीएनएस, ठीक है, एनटीपी, एसएनएमपी, सब इसी के अंदर लाई करते हैं। इस कैटेगरी को मैंने बोल दिया वेल नोन पोर्ट नंबर्स। ये बहुत अच्छे से जान पहचान वाले पोर्ट नंबर्स हैं। ठीक है, यू कैन कॉल इट अ वीवीआईपी। ठीक है, देन इट कम्स टू द वीआईपी पोर्ट। वीआईपी की जो रेंज होती है मेरी 1024 से स्टार्ट होती है, और ये जो 1024 से लेके लगभग लगभग मेरे 49,000 पे जाके ये अटकती है। ठीक है, 49,000 पे जाके रुकती है। अब ये सारे के सारे जो पोर्ट नंबर्स होते हैं इनको हम रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स बोलते हैं। वाई वी आर कॉलिंग इट रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर? बिकॉज ये जो पोर्ट नंबर्स होते हैं ये किसी ना किसी कंपनी के किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रजिस्टर्ड किए गए थे। मतलब मान लो एग्जांपल के तौर पे कि एप्पल अपनी कोई पर्टिकुलर फाइल शेयरिंग सर्विस अभी लॉन्च करेगी, तो एप्पल क्या कर सकती है? एप्पल कैन ऐड गो टू द आईना एंड आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन कि भाई मेरे को रजिस्ट्रेशन एक चाहिए, और मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा और ये पोर्ट नंबर मेरे नाम कर दो। एक तरीके से आपने उस पोर्ट नंबर का कॉपीराइट ले लिया। अब इसके बाद में मतलब आपका 49,000 से लेके 65,535 तक जितने भी पोर्ट्स होते हैं उनको आप प्राइवेट, ठीक है, और रैंडम कुछ भी नाम दे सकते हो। जिस टाइम पे मैंने अपने सिस्टम के अंदर एक टैब फेसबुक ओपन करने के लिए दूसरी टैब क्रोम की खोली, उस टाइम पे मेरे सिस्टम ने भी इनको एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया, और वो पोर्ट नंबर सबसे थर्ड वाली रो का था, मतलब नॉर्मल वाली लोग। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं इसको दे दिया 50,001 और इसको दे दिया 50,002। ठीक है, तो ये 50,001, 50,002 क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर है। दैट मीन्स जब मेरी रिक्वेस्ट फेसबुक को जाएगी और जब मेरी रिक्वेस्ट वहां से वापस आएगी, ठीक है, सारे पैरामीटर वेरीफाई करने के बाद में कौन से टैब में फेसबुक का डेटा खोलना है, ये आइडेंटिफिकेशन किसके थ्रू होगा? इसके थ्रू होगा। दैट मीन्स जो डेटा मुझे फेसबुक के लिए भेजना था और जो डेटा मुझे जीमेल के लिए भेजना था, उसमें सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हम मैनुअली हमारा डिवाइस खुद से ऐड करके देता है। सोर्स पोर्ट नंबर वो पोर्ट नंबर होता है जो उस टैब को असाइन हुआ है। सपोज मेरे केस में 50,001 हो गया। ठीक है, ये ऐप लेवल पे भी हो सकता है क्योंकि आप एक ब्राउजर के अंदर मल्टीपल टैब खोल सकते हो, इसीलिए मल्टीपल होते हैं। अगर आप कोई गेम वगैरह खेल लो या कोई आप मान लो कि कोई और सॉफ्टवेयर यूज करो इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए कभी कभी एक ही पोर्ट नंबर असाइन हो जाता है। बट आपके अगर मल्टीपल टैब्स हैं तो हर एक टैब के अंदर अलग अलग पोर्ट नंबर यूज हो सकते हैं। तो सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा हमारी डिवाइस का पोर्ट नंबर। सपोज मेरे मेरे फोन में तो मेरे लैपटॉप में क्रोम खुला हुआ है ना, दैट मीन्स मेरे लैपटॉप का जो पोर्ट नंबर है उस टैब का वो जाएगा इन द सोर्स पोर्ट की डिटेल में।
ठीक है। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट कॉमन या वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हो तो ऑलवेज बी ऑन 443, राइट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, जाने की, मतलब डेटा क्लाइंट से सर्वर की साइड जा रहा है, राइट। एक बात बताओ, तुम्हारा घर है ये तुम्हारा ऑफिस है। घर से ऑफिस जा रहे हो तो सोर्स कौन हुआ, घर हुआ, और डेस्टिनेशन क्या हो गया, ऑफिस हो गया। सोर्स होम और डेस्टिनेशन क्या, ऑफिस। ये मेन पर्पस होगा ना आपका कम्युनिकेशन का। वापस आ रहे हो तो क्या होगा, ऑफिस से होम आ रहे हो तो सोर्स कौन होगा, उल्टा हो गया ना। सोर्स क्या हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, करेक्ट। तो इन दिस केस अभी हो क्या रहा है मेरे पास में, मेरे पास जाते टाइम तो सोर्स ये होता है और डेस्टिनेशन ये होता है, क्योंकि मुझे सामने वाले सर्वर के इस पोर्ट नंबर पे चलने वाली एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करना है। बट जब ये रिस्पॉन्स आएगा उधर से, मतलब सर्वर से आपको क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, तो सर्वर क्या करेगा, आपको जो भी डेटा भेजना है वो भेजेगा, और इस डेटा के ऊपर क्या करेगा, एक हेडर अटैच करेगा, कौन सा, लेयर 4 का, और उसमें लिखेगा सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब वहां पे सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा, 443, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो होगा वो 50,001 हो सकता है। और एक और पैकेट आपके पास आएगा, एक और इन्फॉर्मेशन आएगी, उसमें क्या होगा, सोर्स पोर्ट नंबर 443 होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, 50,002 होगा। अब आपकी मशीन पे जब ये दोनों पैकेट आएंगे ना, तो इसके अंदर तो होगा डेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पैकेट आपकी मशीन पे आए तो आपके पास आईपी एड्रेस भी होगा, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपका ही होगा। पॉइंट ये है कि मेरी मशीन इसको आइडेंटिफाई कैसे करेगी कि दोनों डेटा में से कौन सा डेटा कौन सी एप्लीकेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। उसके लिए या कौन सी टैब में खुलना चाहिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो क्या करते हैं, हमेशा जो पोर्ट नंबर हमने असाइन किए थे पहले उस टैब को, उसको वेरीफाई करते हैं कि कौन से डेटा में डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 50,001 है, 50,001 वाला सारा डेटा क्या होगा, ये डेटा कहाँ भेज दो, इस वाले टैब में ओपन कर दो। ये वाला डेटा जो है उस वाले टैब में ओपन कर दो, क्योंकि 50,002 क्या है, इसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, मतलब ये उस प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाहता है जो कि 50,002 है। डेस्टिनेशन में जो सर्वर होगा, वेब सर्वर होगा, उसके हमेशा एक कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चलता है उसके ऊपर, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एक अपाचे करके सॉफ्टवेयर होता है, बाइक नहीं है, अपाचे टॉमकैट करके एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एनजिनिक्स होता है, ठीक है, और मल्टीपल टूल्स होते हैं, आईआईएस सर्वर होते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो सर्वर होते हैं, ये बेसिकली वेब सर्वर के लिए यूज करते हैं, वेबसाइट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इन सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं फॉर वेबसाइट, वेबसाइट बिल्डिंग। अब वेबसाइट बिल्डिंग के टाइम पे ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट दो पोर्ट पे काम करते हैं, 80 और 443। तो मुझे अपने लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर से इस सर्वर पे चलने वाले उस प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना था जो कि 443 पे काम कर रहे हैं। और ये सारे के सारे प्रोसेस क्या करते हैं, एक वेबसाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो बेसिकली क्या करते हो, उस सर्वर के किसी ना किसी प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो। और ये प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करवाता कौन है, आपका पेज ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये करवाती है विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट एड्रेसिंग। तो आपको पोर्ट एड्रेसिंग समझ में आ गया, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट हमेशा ऐड होगा रिक्वेस्ट के ऊपर। इज दैट क्लियर। जो भी डाउट है एक बार हम लास्ट में लेते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए मुझे ये बता दो, बेसिक बेसिक जो मैंने समझाया अभी, इट्स अ बेसिक ओनली, ठीक है, कि जब भी मेरी मशीन से रिक्वेस्ट निकल रही है लेयर 4 पे जब भी आती है, तो उसमें एक सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ऐड हो जाता है। सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा रैंडमली सिलेक्ट होता है फ्रॉम दिस रेंज, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मोस्ट ऑफ द केसेस में वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज में से होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, आपके मशीन के एक पर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब ये जैसे टैब 1 का क्या है, एक प्रोसेस है, एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन सामने वाले सर्वर के अपाचे सॉफ्टवेयर या एनजिनिक्स सॉफ्टवेयर या आईआईएस सॉफ्टवेयर के साथ करवाता है। तो आपकी मशीन से सामने वाली मशीन के सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करवाने की जिम्मेदारी इसके नीचे जो प्रोटोकॉल होता है ना, नेटवर्क लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल, उसकी होती है, ठीक है, लाइक ए क्लाइंट सर्वर मॉडल, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जो काम करते हैं। द वन इज नेम एज अ टीसीपी एंड द अदर वन इज नेम एज अ यूडीपी। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये दोनों ही प्रोटोकॉल केवल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करने वाले इकलौते दो प्रोटोकॉल्स हैं। अब हो क्या रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं,
काम करने का तरीका कैसा है आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हमने ट्रांसपोर्ट लेयर को अंडरस्टैंड किया कि हाउ इट इज एक्चुअली मेकिंग अवर लाइफ इजी। बिकॉज आपके सिस्टम के अंदर मान लो कि 10 एप्लीकेशन चल रही हैं एक साथ, और उन 10 की 10 एप्लीकेशन को इंटरनेट पे भेजने के लिए एज वेल एज उनसे डेटा रिसीव करते टाइम पे मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक मशीन को मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूनिक क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस आईडी जनरेट कर, आई मीन सोर्स पोर्ट नंबर जनरेट कर रहा हूँ। सो दिस इज 50,002, 50,003, दिस इज 50,004। तो इस सोर्स पोर्ट नंबर के बिहाफ पे जब मेरे पास डेटा वापस आएगा तो आई कैन आइडेंटिफाई कि ये जो डेटा है वो बिलोंग करता है इस मशीन को, दूसरा वाला जो डेटा है वो इस मशीन को बिलोंग करता है, तीसरा वाला डेटा इस मशीन को बिलोंग करता है, और चौथा वाला डेटा इस मशीन को बिलोंग करता है, या सॉरी इस मशीन को कह रहा हूं मैं, इस प्रोसेस को बिलोंग करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर तक सारी चीजें अभी बेसिक बेसिक क्लियर है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट लेयर विच इज बेसिकली नोन एज नेटवर्क लेयर, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर पे जब भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। वाई वी आर कॉलिंग इट पैकेट, बिकॉज उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक हेडर और अटैच कर रहे हैं, और ये जो हेडर होता है ये बेसिकली क्या होता है, अच्छा ऊपर वाला हेडर या तो टीसीपी का होगा या तो यूडीपी का होगा, ठीक है। लेयर 3 पे जो मेरा हेडर होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज आईपी प्रोटोकॉल का होता है। ज्यादातर केसेस में इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लेयर 3 पे काम करने प्रोटोकॉल्स हैं उनके उनके भी हो सकते हैं। बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये आपका आईपी प्रोटोकॉल का एक हेडर अटैच उसमें होता ही होता है। अच्छा, आईपी प्रोटोकॉल बेसिकली एक मेन टास्क करता है, द वन टास्क इज नोन एज IPv4 या आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। ये आपके इंफॉर्मेशन जो ऊपर की लेयर से मेरे पास आया है ना, ऊपर की लेयर में डेटा प्लस हेडर ये मिला के क्या बनता है नीचे, डेटा, ठीक है। तो अब ये वाला जो डेटा है इसके ऊपर भी एक और हेडर अटैच होता है, किसका, आईपी का। तो एक तरीके से तुम देख रहे हो जैसे कभी रील वगैरह में नहीं देखा होगा आपने कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बॉक्स क्या करते हैं, पैक करते जाते हैं, लास्ट में बहुत छोटा सा एकदम गिफ्ट होता है, वैसा ही कुछ है। सबसे ये डेटा था, उसके ऊपर ये वाला हेडर अटैच किया, फिर ये वाला हेडर अटैच किया, फिर ये वाला हेडर अटैच किया, फिर ये वाला हेडर, फिर ये वाला हेडर, और हर एक लेयर पे जो जो काम हो रहा है वो सारे के सारे काम इस लेयर के अंदर, इस हेडर के अंदर लिखे जा रहे हैं। डेटा के अंदर हमने हेडर, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, आईपी हेडर के अंदर आईपी एड्रेसिंग होती है, मतलब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लिखी जाती है। और ये जो फेमस होता है वो फेमस है डिवाइस टू डिवाइस डिलीवरी के लिए, मतलब आपकी मशीन से डिवाइस, आपकी डिवाइस से कम्युनिकेशन सामने वाले डिवाइस के बीच में करवाना इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन किसकी जिम्मेदारी है, नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी है। इसमें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लिखे जाते हैं डिवाइसेस के, ये आईपी एड्रेस प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट लेयर, हमारे पास, अच्छा, इन केस ऑफ नेटवर्क लेयर, ठीक है, कभी कभी मेरे पास नेटवर्क लेयर पे भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इनफ कैपेसिटी नहीं होती है। इट मींस इतना बड़ा आपने अगर डेटा भेज दिया है ऊपर साइड से, सॉरी डेटा मैं कह रहा हूँ उसको बार बार, इट इज सेगमेंट, राइट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। आपने बहुत बड़ा सेगमेंट क्या कर दिया है, नेटवर्क लेयर पे भेज दिया है, तो नेटवर्क लेयर इसको क्या कर सकता है, आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। बाय डिफॉल्ट 1540 बाइट का आपका एक पूरा पैकेट क्या हो सकता है, इधर से अलाउड हो सकता है, ठीक है। उसमें आगे और हेडर की वैल्यू अटैच हो जाएगी, ठीक है। बट 1540 पेलोड की मैं बात करूँ, तो होता क्या है कि जब इससे बड़ा साइज होता है तो हमेशा सेगमेंट क्या हो जाता है, ये जो बड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी इसको छोटे छोटे पीसेस में कौन बांट देता है, नेटवर्क लेयर बांट देती है। बड़े से इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट लेयर जब छोटे छोटे पीसेस में बांटती है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। और जब अगर कोई सेगमेंट ही तुमको बड़ा मिल जाए, कहाँ पे, लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पे, तो उसको हम छोटे छोटे पीसेस में बांटते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। बड़े डेटा को छोटे में कन्वर्ट करना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कर रहे हो क्या बोलेंगे, सेगमेंटेशन। और वही काम हम कहाँ कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर पे कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक और प्रॉपर्टी है आपके नेटवर्क लेयर की। मूविंग नेक्स्ट, एडमिन एडमिन होगा। जब हमारे पास डेटा लेयर 3 पे रिसीव हो जाता है तो लेयर 3 से पैकेट क्या होता है, फिर इनकैप्सुलेट होता है, और उसमें एक चाइना में तो नहीं बोलना। डेटा लिंक लेयर की एक और हेडर, एक ईथरनेट हेडर अटैच होता है इसमें। चाइनी कहाँ और से ईथरनेट आए हेडर क्या लोग। करता है, दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखता है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद इस लेयर पे जो आधा डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड लेयर पे जो आपका डेटा होता है उसको हम फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम के बाद में
ये सारा का सारा डेटा फिजिकल लेयर को जाता है और फिजिकल लेयर क्या करता है, इसको बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके, मतलब 1010 में कन्वर्ट करके सिग्नल को, अगर लेटेस्ट सिग्नल है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में इधर से उधर कहाँ का ट्रांसमिट कर है देगा, ये? अगर फाइबर ऑप्टिक है तो फाइबर ऑप्टिक मतलब लाइट के फॉर्म में इधर से उधर ट्रांसमिट कर देगा। देन ये सारा का हैं? सारा डेटा ट्रांसमिशन मीडिया से होता हुआ आपके रिसीवर साइड पे फिजिकल लेयर पे रिसीव होगा, मतलब पहली लेयर पे। उसके बाद ये सारा का सारा डेटा क्या होगा, हाँ तो आपका लेयर 2 पे जाएगा। लेयर 2 पे क्या होगा, दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब होता क्या है, जिस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके रिसीव होती हैं टू द रिसीवर, तो रिसीवर का अपना क्या होगा, खुद का एक आईपी एड्रेस होगा, रिसीवर का अपना क्या होगा, एक मैक एड्रेस होगा। तो रिसीवर क्या करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को अपने मैक एड्रेस से मैच करके देखता है। अगर सही है इट मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे लिए है, अगर सही नहीं है इट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन अच्छा, मेरे लिए नहीं है। तो हम अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो को एनी मैच डैश करने कैसे से चूक देगा? जाते हैं, तो मेरा पैकेट यहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। और जब सही निकलता है तो हम क्या करते हैं, लैन हम लैन अपने पे कनेक्ट पैकेट में करना से, हम पड़ेगा अपनी राउटर। फ्रेम में से इस इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देते हैं, और जो डेटा है लैन उसको क्या लैन करते हैं, के ऊपर ऊपर वाली तो लेयर को कनेक्ट भेज हो देते हैं। सकता है, फिर ये भी तो ऊपर करना वाली होगा लेयर को राउटर भेजने का जाके। मतलब है कौन सी लेयर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे हम जाते हैं तो वहां पे देखते हैं, वहां पे अगेन क्या है, मेरे पास एक और क्या है, एक हेडर अटैच हुआ है। इस हेडर में दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। अच्छा, सोर्स आईपी तो ठीक है, जिस मशीन ने भेजा होगा उसको, अगर डेस्टिनेशन आईपी अगर हमारा है तब तो ठीक तो है। ये बता अगर डेस्टिनेशन फोन आईपी वोन की मेरा नहीं है तो पावर मैं आ भी रही क्या क्या करूंगा, इस इसमें? पैकेट को यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा। तो उसमें देख ठीक है। प्रोफाइल होगी, अगर मान लो कि रजिस्टर में डेस्टिनेशन आईपी दोबारा क्या से था, मेरा आएगी। ही था, तो उस केस में हम क्या इंटरनेट करेंगे, वाली हम उस प्रोफाइल केस में सिलेक्शन मार्क। इस मशीन के इस पर्टिक आई मीन इस पैकेट के इस वीडियो कॉलिंग पर्टिकुलर करेंगे। सेगमेंट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। और उसके बाद जो डेटा बचेगा मेरा, उसको मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली लेयर को भेज दूंगा। ऊपर वाली लेयर का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा, सारे के सारे जो पैकेट्स वैन होंगे, आई वैन मीन में जा, वैन सारे में के सारे जो नेटवर्क में नीचे से जा। इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके ऊपर जो भी हेडर लगे हैं लेयर 4 के, उनको चेक करेगा। और ये चेक करेगा कि जो आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजी, मतलब सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, इस सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट में से डेस्टिनेशन वैन पोर्ट को चेक वैन करेगा, डब्ल्यू क्या एन। मेरी मशीन के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि इस पोर्ट नंबर पे काम कर रहा है, एग्जांपल के तौर पे 80 या 443 पे काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो मैं इस पैकेट को क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, और मैं इसके ऊपर से ये हेडर अटैच कर रिमूव डब्ल्यू करके एन नहीं इसको ऊपर की वैन। साइड भेज दूंगा। देन अगेन वही सारे के सारे पुराने काम मैंने जो बताया था भैया कि को बोले सेशन थे लेयर मैं क्या करती साइड है, पे जा सेशन रहा को हूँ, तो उसने मेंटेन, रिप्लाई स्टार्ट, दिया तो डाउन सब करती है। अब अगर मान लो कि तुम्हें क्या करना है, फेस हम हाँ। फेसबुक को पहली बार लॉगिन किया है, फेसबुक को पहली बार लॉगिन पेज पे है, तो उन्होंने क्या बोला वैसे कि लॉगिन पेज दिखा दिया, कि लॉगिन पेज ओके दिखा दो डन। उसे कि, और उस पर्सन और को बोलो कि कस्टमर लॉगिन बोले तो करे। कल लगेगा कॉल करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेशन को क्रिएट करने के लिए दे विल आस्किंग यू टू लॉग इनटू द मशीन। ठीक है, लॉग इन कर लो, आपका एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो द facebook.com तुम सम अदर वेबसाइट। ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जब भी रिक्वेस्ट आती है तो हम क्या मैच करते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मान लो कि 80 या 443 है, क्या मेरी मशीन, क्या मेरे इनके यहाँ तो वो इंटरनल होगा ना मेरे इन्वायरमेंट के ख्याल से अंदर अल्ट्रा। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि 80 और 443 पे काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो वेल एंड फाइन है, अगर काम नहीं कर रहा है तो हम इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जब ये भी इन्फॉर्मेशन सही होती है तो ये भी हेडर क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ चली जाती है, आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चली जाती है आपकी सेशन लेयर। सेशन लेयर पे वही, सेशन लेयर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सेशन लेयर क्या करता है, अपने हेडर पे चेक करता है, क्या वेरीफाई नाम करता है बताया था सारी तुमने इनका? डिटेल, इसका सेशन स्टार्ट करना है क्या, कितने टाइम के लिए स्टार्ट करना है, सो आफ्टर दिस जब ये लेयर 5 की डिटेल भी वेरीफाई हो जाती है, लेयर 5 भी क्या करता है, अपना हेडर रिमूव कर देता है। फिर आते हैं हम लेयर 6 पे। लेयर 6 क्या करता है, इट विल वेरीफाई ऑल द कंटेंट जो हेलो। कि हमने यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर पे किए थे। सपोज हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर कंप्रेशन किया बताना था, इनका, जो रजिस्टर तो ये मोबाइल नंबर कंप्रेशन है। को क्या करेगा, ऐसे रिमूव कर देगा। हमने यहाँ पे इंक्रिप्शन किया था, यहाँ पे पहुंचते ही इंक्रिप्शन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और यहाँ पे हम जैसे हमने मान लो कि ट्रांसलेशन किया था, मतलब अरे उधर नॉर्मल लैंग्वेज को रेड 1010 में वो कल कन्वर्ट के लिए किया था, बुलवा रहा यहाँ पे क्या था। करेगा वो, आपके जो 1010 थे उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो जो काम इधर पे लिखता हुए है। हैं उसका अरे उल्टा, नहीं तो मतलब नेट सारे के चल रहा सारे होगा क्या किए भाई। जाएंगे, रिमूव किए जाएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर, है सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ वाई का रिसीवर। राउटर है, यही है ना 7B के ठीक सी। है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सारा का सारा डेटा लेयर 7 पे जाएगा। लेयर 7 के हेडर क्या होंगे, लेयर 7 के हेडर के बिहाफ पे वी विल गेट द हम्म। इन्फॉर्मेशन, ये कौन सी वेबसाइट है, इसका डेटा कहाँ पे, इसकी ओरिजिन कहाँ पे, कौन कौन से पेज एंड सो। ठीक है, ये सारे के सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे समझानी थी इन केस ऑफ वो सही मॉडल। ठीक है, अब इसके अलावा टीसीपी जो हेडर होता है उसमें आपके पास दो या तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और होती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि तुम्हें सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, बट सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के अलावा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और होती है, विच इज नोन एज अ सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, ये तुम्हें आगे पता चलेगा, अभी पता इसमें नहीं दोबारा चलेगा। बताना एक बार मोबाइल फ्लैग्स भी नंबर। तुम्हें आगे पता 74। चलेंगे क्योंकि जब आप टीसीपी को पढ़ लोगे तब समझ में आएगा, एंड विंडो साइज भी आगे पता चलेगा। आईपी एड्रेस में तुम्हें हाँ, दो तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आपका सोर्स आईपी हो गया, ये डेस्टिनेशन आईपी हो पांडे गया, है और एक ना? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एससी टीटीएल। जब भी पांडे। लेयर 3 पे कोई भी लूप बनती है तो हम क्या करते हैं, लेयर 3 पे लूप से बचने के लिए, लूप का मतलब क्या होता है, एनीवन हैं? एनीवन हु कैन डिफाइन द लूप इन द नेटवर्क। आईपी पता तुझे इनका? व्हेन यू से मेरे नेटवर्क के अंदर लूप बन गई है, इसका मतलब क्या, घूमते रहना। ओके, 172 29 41 का 154। तो व्हेन आई से मेरे नेटवर्क अब के ये बंद आ अंदर रहा मेरे लूप को। बन गई है, दैट मीन्स आपके नेटवर्क के अंदर सेम एक्टिविटी कंटिन्यूअसली बेसिस पे रिपीट हो रही है। इट मीन्स अगर मान लो कि कोई दो या तीन डिवाइसेस हैं, उनके बीच में डेटा पैकेट क्या मूव किया है और वो लूप में फंस गया, इसका मतलब क्या, कंटिन्यूस उनके बीच में ही क्या हो रहा है, घूम रहा है लगातार। ठीक है, इट मीन्स सारा का सारा डेटा उन्हीं की तीनों डिवाइस के बीच में घूमता रहेगा, और ये इतनी तेजी से घूमता है, इतनी तेजी से घूमता है कि वो डिवाइस कर किसी दिया और काम नेट। को कर नेट ही नहीं पैक चल पाती गया है। होगा। वो डिवाइस आपके लूप वाले पैकेट को ही फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दी, दैट चल गया मीन्स होगा। जिस टाइम पे आपके नेटवर्क के अंदर लूप बन जाएगी, उस टाइम पे आपके डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे जो उन्हें करना चाहिए। नेटवर्क के अंदर, लाइन के अंदर लूप बन गई तो स्विच क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे, आप किसी और दूसरी मशीन को पिंग नहीं कर सकते, वैसे वैन का हिस्सा है। यार ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही तो बाकायदा पॉइंट इनकी। इज इस लूप को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, नेट तो चल रहा है उन्होंने एक इनका। लेयर 3 पे बहुत अच्छी मैकेनिज्म निकाली है, इसको क्या बोलते भाई? हैं टीटीएल। तो उन्होंने कहा कि मान लो कि आपके पास चार राउटर्स है, ठीक है, राउटर लेयर 3 डिवाइस होती है। अब चारों राउटर में क्या हो गई, लूप बन गई, दैट मीन्स आपके जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, मान लो दिस इज माई राउटर 1, दिस इज माई राउटर 2, दिस इज माई राउटर 3 एंड दिस इज माई राउटर 4। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही मेरे पैकेट ने यहाँ से आगे जाने का ट्राई किया, इसने उसे नीचे भेज दिया, इसने उसे इधर भेज दिया, उसने उसे इधर भेज दिया। अब ये पैकेट वापस से इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, एंड इट इज वेरी 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 क्विक। ठीक है, तो वो पैकेट क्या होगा, लगातार इसी में ही गोल गोल घूमता रहेगा, और ये घूमेगा इनफाइनाइट टाइम तक, अगर आप वो इसके ऊपर फोर कोई जी था। लूप प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म नहीं सेट करते। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने सोचा कि भाई इसको चलो ठीक करते हैं, और ठीक करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक, एक टर्म का इन्वॉल्व किया। उस टर्म को हम बोलते हैं टीटीएल वैल्यू, टाइम टू लिव। ठीक है, और ये टीटीएल वैल्यू जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपके राउटर को जब भी क्रॉस कर दिए तो राउटर क्या करते हैं, उसमें से एक वैल्यू क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दैट मीन्स अगर आपका कोई पैकेट राउटर 1 से राउटर 4 तक गया है, तो उसका जो टीटीएल वैल्यू थी, सपोज वो 128 थी, वो क्या हो जाएगा, 127 बचेगा। फिर ये जब पैकेट या फ्रेम मेरा 1 नंबर राउटर पे आएगा या 3 नंबर राउटर पे आएगा, तो उसमें जो टीटीएल वैल्यू वो एक और कम हो जाएगी, यहाँ पे कितनी थी, 127, यहाँ पे हो जाएगी 126, यहाँ पे क्या बचेगी, 125, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 124। इस तरीके से आपके पैकेट जब भी एक राउटर को क्रॉस करेंगे, आपकी टीटीएल वैल्यू में से क्या होगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी, और ये मुझे कंफर्मेशन देता है कि आपका एक सर्टेन टाइम के बाद में, जब आपकी ये जो यू कैन से पैकेट की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, टीटीएल वैल्यू की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो खत्म हो गई, फिनिश हो गई, मतलब किसी राउटर को ऐसे गिनती कम होती जा रही है ना, किसी एक राउटर को तो ऐसा पैकेट रिसीव होगा जिसमें आपका ये जो पैकेट है, इसके अंदर टीटीएल वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और टीटीएल वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, हाँ, मेरे पास टीटीएल तो अभी वैल्यू पिंग आ जीरो रहा है होने का इसका। मतलब ये राउटर है का बंद करना कि एक बार। आपका राउटर उस पर्टिकुलर पैकेट को क्या करने जा रहा है, ड्रॉप करने। तो मान लो कि अगर कभी लूप में फंस भी गए राउटर वगैरह इंटरनेट पे, तो वो थोड़े दिन के बाद में, मतलब 2 या 3 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। एनी डाउट्स इन दिस टीटीएल वैल्यू? ठीक है, ओके, तो
डिटेल वैल्यू इज वन ऑफ द पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था इसमें। इसके अलावा प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल अभी डिस्कस करते हैं आगे। इथरनेट में तुम्हारे पास हाँ सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से मेनली इन्फॉर्मेशन होती है। अब दो सारी की सारी लेयर को एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। एक एप्लीकेशन लेयर होती है बेसिकली आपको कम्युनिकेट डेटा को देखने समझने और उसके साथ डील करने के लिए काम में आती है। काम क्या है, फाइल एक्सेस ट्रांसफर वगैरह ठीक है करना है, सारे किसी के हाँ थ्रू करते हैं। मेल सर्विस वगैरह, मेल बॉक्स जितना भी आप देखते हो सारा का सारा इसी के थ्रू कर पाते हैं। मैक्सिमम टेटल वैल्यू का जो साइज है वो आपका 0 से लेकर 255 के बीच में हो सकता है। ठीक है। 128 बेसिकली क्या होती है आपकी विंडो मशीन के थ्रू जनरेट होने वाली टेटल वैल्यू होती है। दैट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर सबको पता है क्या काम करता है, कंप्रेशन करना, इंक्रिप्शन करना और ट्रांसलेशन करना बता चुका हूँ मैं। ठीक है। और सेशन लेयर भी क्या काम करता है, स्टैब्लिश करता है, मेंटेन करता है और टर्मिनेट करता है सेशंस को। ठीक है। तो डायलॉग कंट्रोल करना, सेशन आप कम्युनिकेशन आपका फाल्ट प्लेस होगा, फुल डुप्लेक्स होगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम कर रहा है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और पोर्ट एड्रेसिंग। फ्लो कंट्रोल में भाई बताऊंगा मेरे आगे कैसे सामने होता है। पियाली ठीक है। 200 का नजर आ अब रहा दो मुझे तो। प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करने वाले दो प्रोटोकॉल कौन से हैं, एक तो है आपका टीसीपी और एक आपका है यूडीपी। ठीक है। नहीं मैडम ने टीसीपी नहीं प्रोटोकॉल पेरी और यूडीपी प्रोटोकॉल में जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। टीसीपी नहीं तो प्रोटोकॉल्स वो पहले 100 प्रोटोकॉल है जो एमबीपीएस कि का था इनका, अब 200 डेटा एमबीपीएस शेयर का है। करने से पहले डेटा क्या करता है, एक उनके बीच में क्या करता है, एक कनेक्शन क्रिएट करता है, एक रास्ता बनाता है, एक वे हाँ बनाता है तो डेटा कम्युनिकेशन वो करने के दिखाएगा। लिए। डेटा कम्युनिकेशन के लिए हाँ जब वो ये रास्ता दिखाएगा। मेरा क्रिएट हो जाता है उसके ये कह बाद रहे हैं आई वो कैन दिखाएगा शेयर द दो डेटा सौ अस्सी कुछ एंड वट जा रहा एवर होगा, आई दो सौ वॉन्ट अस्सी आई कैन तिहत्तर जस्ट डाली। शेयर द डेटा टू द रीजन। हाँ वो वहां ठीक तक है। जाता है, वेरी करता है। प्रॉब्लम ये है, आई कैन सी सो मेनी मैसेजेस। ठीक है चलो, व्हाट आई वाज टेलिंग यू, ट्रांसपोर्ट लेयर, पहली बात तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोनों प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करने वाला टीसीपी प्रोटोकॉल है और यूडीपी प्रोटोकॉल है। टीसीपी प्रोटोकॉल कहता है कि पहले मैं क्या करूंगा, अपने जो भी डेस्टिनेशन उसके साथ में एक एक हैंडशेक कंप्लीट करूंगा और इस हैंडशेक के कंप्लीट होने के बाद में आई कैन कम्युनिकेट विद दैट डिवाइस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि दिस इज माई सोर्स एंड दिस इज माई डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन से तो शायद समझ में नहीं आएगा, मैं क्लाइंट टू सर्वर मॉडल समझ आता हूँ। ठीक है। क्लाइंट और सर्वर बेसिकली जब भी आपस में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हैं तो दे परफॉर्म अ वेरिफिकेशन वे, एक वेरिफिकेशन करने का एक तरीका है, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है। जब भी क्लाइंट मशीन कोई भी कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगी टू द सर्वर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल कंप्लीट अ हैंडशेक। हैंडशेक का मतलब क्या है, क्लाइंट क्या करेगा, अपनी साइड से एक मैसेज भेजेगा टू द सर्वर। ठीक है। और इस मैसेज के अंदर, टीसीपी के अंदर ना, टीसीपी पैकेट के अंदर मैंने बताया था ना हमको, सोर्स पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। इसके अलावा एक और फील्ड होती है इसमें, फ्लैग की। फ्लैग बेसिकली ये बताता है व्हाट एग्जैक्टली दिस पैकेट मीन्स। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट मैं डेटा लेके जा रहा हूँ किस तरीके का डेटा है। फ्लैग हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सिन फ्लैग हो सकता है। ठीक है। एसी के फ्लैग हो सकता है। ठीक है। फिन फ्लैग होता है। ठीक है। और रीसेट फ्लैग हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। अभी के लिए हमको दो इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। एक तो सिन फ्लैग। सिन फ्लैग का मतलब होता है जब आप कोई भी कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है। एग का मतलब होता है एक तरीके से वही पैकेट जो मैंने बताया था ना, आपने 4 सेगमेंट भेजे, 4 के में से एक का एक्नॉलेजमेंट आया, तो ये जो एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट है वो वही पैकेट है जो कि हम वहां पे बात कर रहे थे। तो मेरा जो क्लाइंट है हमेशा क्या करता है, एक मैसेज भेजता है टू द सर्वर और सर्वर के अंदर ये जो सिन बिट है वो ऑन कर देता है। ठीक है। और उसके अंदर क्या करता है, सीक्वेंस नंबर एक ऐड कर देता है। ठीक है, दिस इज अ सिन मैसेज। ठीक है। और इसके अंदर क्या करेगा, एक सीक्वेंस नंबर हमेशा ऑन कर देता है और उस सीक्वेंस नंबर में हमेशा एक ना एक रैंडम नंबर डाल देता है। अभी के लिए आप समझ लो कि इसने नंबर डाल दिया 1। ठीक है। बट ये नंबर हमेशा क्या होता है, रैंडम होता है टू कंप्लीट द हैंडशेक। अब इसने क्या किया, एक रैंडम नंबर का सिन मैसेज किसको भेज दिया, सर्वर को भेज दिया। सर्वर जैसे ही इस सिन मैसेज को समझता है, देखता है और समझ जाता है कि कोई ना कोई मेरे साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो सर्वर क्या करता है, सर्वर इस सिन मैसेज का क्या करता है, रिप्लाई करता है विद एक मैसेज। एक मतलब एक्नॉलेजमेंट।
ठीक है। एक्नॉलेजमेंट मैसेज से रिप्लाई करता है और इस क्लाइंट को ये कंफर्मेशन देने के लिए कि हमने आपके मैसेज का ही क्या किया है, रिप्लाई किया है। क्लाइंट क्या करता है, उधर से आने वाले सीक्वेंस नंबर में, जो सीक्वेंस नंबर उधर से रिसीव हुआ था, मान लो मैंने 1 भेजा था, तो उस सीक्वेंस नंबर में +1 करके उधर क्या करता है, रिप्लाई कर देता है। मान लो उसने ये भी क्या किया था, एक पैकेट भेजा था इधर पे, सिन मैसेज भेजा था, और सिन मैसेज में सीक्वेंस नंबर क्या डाला था, 1 डाला था। सीक्वेंस नंबर एक तरीके से गिनती आपने लिख दी उसके अंदर, और सर्वर क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा एग भेज के, ठीक है, और उसमें सीक्वेंस नंबर क्या डाल देगा, जो हमें रिसीव हुई थी उससे +1। अब ये एग मैसेज का मतलब ये होता है, क्लाइंट पहले बता दो, सिन मैसेज का मतलब क्या होता है। सिन का मतलब होता है कि हम चेक करना चाहते हैं कनेक्टिविटी टू द सर्वर, मतलब मेरी मशीन, क्लाइंट मशीन क्या करना चाहती है, वेरिफिकेशन करना चाहती है टू द सर्वर मशीन कि भाई हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सही है नहीं है, मतलब अगर मैं कोई डेटा आपको भेज रहा हूँ तो क्या वो आपको रिसीव हो रहा है। और इसी बात का कंफर्मेशन के लिए जो आपकी मशीन होती है, कौन सी, क्लाइंट वाली, वो क्या करती है, सिन एक मैसेज भेजती है टू द सर्वर। अब जब सर्वर से तुम्हें एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है तो सर्वर क्या बताता है, सर्वर एक्नॉलेजमेंट मैसेज के थ्रू में ये बता रहा होता है कि आपके द्वारा भेजा हुआ ये जो सिन मैसेज है वो मुझे रिसीव हो गया है, और आपके ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए जो आपने सीक्वेंस नंबर भेजा था उसमें मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है। अब सर्वर क्या कहता है कि भाई, सर्वर का जब ये मैसेज, एक्नॉलेजमेंट वाला मैसेज क्लाइंट को मिलेगा तो क्लाइंट विल बी हैप्पी, क्योंकि उसको तो पता चल गया कि भाई उसकी कनेक्टिविटी सर्वर के साथ बहुत अच्छी है, ओके है। बट क्या सर्वर को केवल ये एक मैसेज भेजने से ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि क्या सर्वर की कनेक्टिविटी क्लाइंट के साथ में कंफर्म सही से है कि नहीं है, क्योंकि सर्वर ने तो भेजा ही केवल, सर्वर को तो कंफर्मेशन होगा ही नहीं, सर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि ये जो एक मैसेज उसने भेजा क्या ये क्लाइंट तक पहुंचा भी या नहीं पहुंचा। तो सर्वर क्या करता है, इसी एक्नॉलेजमेंट मैसेज में अपना भी एक सिन मैसेज भेज देता है विद सम रैंडम सीक्वेंस नंबर, सपोज 20। तो सिन मैसेज हम किस लिए भेज रहे थे, कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने के लिए, आपके बातचीत को या कम्युनिकेशन को, डेटा को स्टार्ट करने के लिए, राइट। और आपके सिन मैसेज ने सर्वर को, सर्वर की इंफॉर्मेशन है कौन सा, सीक्वेंस नंबर 20, और ये सीक्वेंस नंबर क्या बता रहा है कि सर्वर ये वेरीफाई करना चाहता है कि क्या उसकी कनेक्टिविटी किस क्लाइंट तक है या नहीं है। ठीक है। तो सर आपने सिन भेजा, उसका रिप्लाई क्या मिला आपको, एक्नॉलेजमेंट की फॉर्म में। अब सर्वर क्या कर रहा है, सिन भेज रहा है, तो क्लाइंट को जब ये मैसेज रिसीव होगा, क्लाइंट तो पहले क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट मैसेज देख के। उसके बाद क्या करेगा, सिन मैसेज को देख के उसको समझेगा कि अब मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते मुझे सिन मैसेज का रिप्लाई करना है। तो क्लाइंट मेरा क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा, और जो सीक्वेंस नंबर उससे रिसीव हुआ था उसमें क्या कर देगा, +1 कर देगा। सर्वर ने भेजा था 20, उसको रिसीव हुआ 21, और सिन मैसेज भेजा था एक रिसीव हुआ, इसका मतलब उसको पता चल गया कि भाई हमारे बीच में कनेक्टिविटी ओके है, मतलब मैंने जो डेटा भेजा वो उसको सक्सेसफुली रिसीव हो गया। अब इसके बाद में ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अपने एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, एंड देन वी कैन से आपका जो कनेक्शन है स्टैब्लिश हो गया। अब इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के बाद में टीसीपी प्रोटोकॉल डेटा शेयरिंग स्टार्ट करता है। मतलब पहले कनेक्शन इनिशिएट करेगा, ठीक है, सिन मैसेज भेजेगा, सिन एक आएगा उधर से, सिन और एक, ठीक है, और उसके बाद एक जाएगा। तो ये 3 बार आपने डेटा का आदान प्रदान किया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 3 वे हैंडशेक। ठीक है। ये 3 वे क्या कहलाता है, हैंडशेक कहलाता है। और ये 3 वे हैंडशेक बस एक कंफर्मेशन है, क्लाइंट को और सर्वर को एक तरीके से संतोष देता है कि हाँ मेरा कम्युनिकेशन सर्वर के साथ में सही तरीके से है। ठीक है। बट ये यूडीपी जो प्रोटोकॉल है ये ऐसा कुछ नहीं करता है। यूडीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, कोई कंफर्मेशन नहीं लेता सर्वर से कि आप अप भी हो या डाउन हो, पता चला जिस सर्वर को ये डेटा फॉरवर्ड कर रहा है वो डाउन पड़ा हुआ है, इट कुड बी पॉसिबल, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं लेता है डिलीवरी की। बट इन केस ऑफ टीसीपी आपकी हमेशा एक गारंटी होती है डिलीवरी की, डिलीवर हो ही जाएगा। अगर नहीं होगा इट विल कीप रिट्राइंग रिट्राइंग एंड रिट्राइंग। ठीक है। तो टीसीपी के केस में आपका डेटा पहले क्या होता है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करती है मशीन, उस आप जिस भी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है, उसके बाद डेटा भेजना क्या करते हैं ये लोग स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ यूडीपी ऐसा कोई भी मेथड यूज नहीं किया जाता है, कोई गारंटी डिलीवरी नहीं होती मेरे पास। हमने यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज किया तो मेरा जो डेटा है वो बस भेज दिया जाएगा, विल नॉट टेक एनी एक्नॉलेजमेंट और एनी कंफर्मेशन। बट अगर टीसीपी की बात करूं तो यहाँ पे गारंटीड डिलीवरी होती है। इसका मतलब क्या है, अगर ये सर्वर है और ये क्लाइंट है, ठीक है, तो अगर डेटा ने एक इंफॉर्मेशन भेजी, ठीक है, मान लो एक पैकेट भेजा, पैकेट नंबर S, उधर से एक रिप्लाई आएगा कि मुझे में क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट ले लो, मुझे S नंबर पैकेट रिसीव हो गया।
अगर उसने कोई मान लो एक और भेजा वाई करके, उधर से एक्नॉलेजमेंट आएगी कि भाई जो उसने वाई वाला मैसेज भेजा था वो रिसीव हो गया है, लाइक काइंड ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में जब आप किसी को मैसेज करते हो तो आपका जब वो सीन हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, एक ब्लू टिक मिल जाता है, इट्स लाइक अ एक्नॉलेजमेंट एक तरीके से। ठीक है, डबल टिक होना, ब्लू टिक होना, दिस ऑल और एक्नॉलेजमेंट। यस, जूम मीटिंग, जितने भी लाइव वीडियो कॉल्स होती हैं, ठीक है, लाइव कॉन्सर्ट होते हैं, आप किसी का इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे किसी का लाइव बहुत ज्वाइन करते खतरनाक हो, हुए। वो सारे के सारे आपके टीसीपी पे ना काम करके यूडीपी पे काम करते हैं। वाई वी आर कॉलिंग इट, वाई वी आर यूजिंग इट, अब इसका कोई फायदा ही नहीं है, इसका कोई कंफर्मेशन डिलीवरी ही नहीं है। ठीक है, बट स्टिल आपका जो यूडीपी प्रोटोकॉल है वो टीसीपी से एक मामले में बेहतर है। ठीक है, और वो है आपकी स्पीड। अगर मैं टीसीपी को यूडीपी को साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो आई विल सी, मेरे पास एक क्लाइंट है और मेरे पास एक सर्वर है। ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरे पास एक सर्वर है। इन दोनों को अगर मैं 3 सेकंड का या 4 सेकंड का टाइम दूं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो पहले सेकंड मान लो इसने डेटा भेजा, अगले सेकंड इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई, अगले सेकंड इसने भेजा और अगले सेकंड इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई। तो इसने टोटल कितने पैकेट भेजे, ऐसा ही है। 2 पैकेट भेज पाया है। एट द सेम टाइम फ्लैट क्लाइंट और सर्वर के बीच में अगर यूडीपी बेस्ड ट्रांसमिशन चल रहा है तो यूडीपी क्या करता है, केवल डेटा को भेजता है, देयर इज अ नो एक्नॉलेजमेंट रिसीव। तो एक उसी पर्टिकुलर 4 सेकंड के अंदर इसने क्या किया, 4 पैकेट्स को फॉरवर्ड कर दिया या भेज दिया। ठीक है, तो आपका ये क्या है, फास्टर है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती कि आपका जो डेटा था, आपका जो इन्फॉर्मेशन थी, वो सामने साइड पे या सर्वर पे रिसीव हो गई या नहीं हुई। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट, इट विल डज नॉट गिव अ गारंटेड डिलीवरी। हो सकता है कि इसमें से पहला वाला डाउन हो जाए, ड्रॉप हो जाए किसी टू सम रीजन। ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है, यहाँ पे आपके पास बेस्ट एफर्ट माने जाते हैं। ठीक है, और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं उसको, कनेक्शन फुल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नंबर या कोई डेटा अरेंजमेंट नहीं होता है, ऊपर साइड पे हमारे पास सीक्वेंस नंबर यूज होता है, मतलब एक ऑर्डर में ही डेटा शेयर होता है। ठीक है, वो सही मॉडल के टीसीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल में जो डिलीवरी होती है तुम्हारी गारंटीड होती है, मतलब होगी होगी। कुछ नहीं होने ठीक का है, बट कोई यूडीपी के केस में कोई डिलीवरी की गारंटी नहीं होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी को वीडियो कॉल करोगे और सपोज 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आप अपने डेटा को या नेट को बंद कर दो, तो उस टाइम पे उस बीच में जो भी उसने बोला होगा, जो भी उसने कहा होगा, वो सारी की सारी चीजें आपको इस साइट पे रिसीव होती हुई नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने जिस टाइम पे उधर से डेटा भेजा, इस टाइम पे हमारी मशीन में डेटा क्या था, बंद था, और क्योंकि मेरी मशीन ही रेडी नहीं थी उस डेटा को रिसीव करने के लिए, व्हाट दे विल डू, अरे वो उस स्कूल डेटा से को वहीं पे रिकॉर्ड क्या जा करते हैं, जा ड्रॉप कर देते हैं, खराब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई गारंटी डिलीवरी नहीं है, यहाँ पे डिलीवरी तुम्हारी गारंटी है। ये क्या स्लो है, ये आपने देखा कि अब ये 4 सेकंड में 2 ही पैकेट भेज पा रहा है और ये 4 सेकंड में 4 पैकेट भेज पा रहा है। तो यूडीपी इज फास्ट, बट आपका जो टीसीपी क्या स्लो है, बट आपको एक रिलायबिलिटी मिलती है इन केस ऑफ टीसीपी। ठीक है, यूडीपी का कहाँ कहाँ यूज होता है, आपका सबसे कॉमन एग्जांपल, जैसे आप किसी का लाइव ज्वाइन करते हो, उससे पहले बेस्ट बताया, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो तो यूडीपी चल रहा है, वीडियो कॉल कर रहे हो तो यूडीपी चल रहा है। ठीक है, जूम की मीटिंग कर रहे हो तो यूडीपी चल रहा है, टीम्स मीटिंग कर रहे हो, कहीं भी लाइव कुछ भी ज्वाइन कर रहे हो, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, यूडीपी बेस्ड होते हैं, फास्टर एंड सिक्योर कम्युनिकेशन। पहले तो से ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं आपके, कौन सी लेयर पे, तो लेयर दस 4 पे, कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। पानी उसे सीखने के लिए एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ठीक है, ठीक है, यानी हाथ पकड़ो वो यस, लाइव क्रिकेट मैच इज ऑल्सो एग्जाम्पल, सपोज आपका थोड़ी देर के लिए नेट चला गया तो हो सकता है कि 2 ओवर हो जाता है कभी कभी। ठीक है, आई विल वेट हियर फॉर द क्वेश्चंस, डाउट्स। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, फटाक से अपने क्वेश्चन डाउट क्लियर कर लेते हैं, और इसके बाद आज के दिन हम इतना ही डिस्कस करेंगे। एक या दो स्लाइड और बची हुई है, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली विल बी शिफ्टिंग टू द केबलिंग पार्ट। ठीक है, केबलिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे आगे इस पे। यस, यू कैन रेज योर हैंड, नजीर, विल स्टार्ट फ्रॉम यू। वो तो पानी प्लीज काटने का राजस्थान सर, का है, मेरा क्वेश्चन ये वाघा था बॉर्डर के पहले तो आसपास का कुआ है। कि जो लूप नॉर्मल बनता है कि हमारा नॉर्मल राउटर उससे क्लियर कर सकता है, सपोज जैसे होम होम राउटर यूज होते हैं, ये कर सकता है, देखिए इसके ऊँट लिए कोई कितनी दूर स्पेशल। के जा लूप बनने के करीबन लिए 250 सबसे पहले तो आपके किलोमीटर। पास एक सर्कुलर पाथ होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके होम राउटर के केस में अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यानी कि आपके होम 800 राउटर के 900 पास एक डायरेक्ट फुट कनेक्टिविटी का आती है। पानी है। मोस्ट ऑफली आपकी, ओके। जब मैं राउटर की लूप्स की बात करता हूँ,
वो जो राउटर की रूप वो आपकी इंटरनेट पे बनती है, ठीक है, ज्यादातर कैसे। सपोज सपोज सर मैं मान लेता हूँ एक छोटी सी कंपनी है जिसमें 10 सिस्टम रखे हुए हैं, और 10 सिस्टम में हमारे मान लो या 20 सिस्टम मान लीजिए, इसमें हमने 2 राउटर यूज कर रखे हैं, स्विच भी यूज कर रखा है, वहां किसी रीजन से लूप बन गया, बहुत तो उस पावरफुल कंडीशन थी। क्या हमारे मतलब छोटे नॉर्मली राउटर यूज होते हैं, तो मैं तो वो एक लूप को कहाँ से क्लियर कर आएगा सकते ये। हैं। ओके, तो लूप बेसिकली बनने के ना एक ही रीजन होता है कि आपने सेम जगह पे जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते दे दिए, ठीक है। सेम जगह पे जाने के लिए आपने एक से ज्यादा रास्ते दे दिए तो आपका पैकेट क्या होंगे, लूप में बस जाएंगे। देखो, लेयर 2 पे लूप मतलब लैन के अंदर जो लूप होती है वो अलग होती है इन कंपैरिजन टू लूप जो कि आपकी लेयर 3 पे बनी होती है। लेयर 3 पे अगर मेरी लूप बनती है दैट मीन्स हमारे पास दो या दो से ज्यादा राउटर है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लगातार उसी पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं। और जो लेयर 2 लूप होती है वो बनती है साला स्विचेस डिवाइस के ऊपर, मतलब लैन में काम करने वाले गला डिवाइसेस सूख के गया। ऊपर। जो लेयर 3 लूप्स है उसमें क्या हो रहा है, आपने दो या तीन राउटर लगा लिए, उनको इस तरीके से अरेंज कर लिया कि पैकेट लगातार उन दोनों के बीच में ही घूमते रहे। मतलब कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल की गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपका वो पैकेट उन दो यूजर्स या उन तीन यूजर्स के बीच में क्या करता रहेगा, कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। अनटिल अनलेस इसको अवॉइड करने के लिए यू नीड टू शट डाउन दोज डिवाइसेस। आपको बंद करनी पड़ेगी वो हाँ डिवाइसेस, तब जाके वो क्या होंगे, नॉर्मल से चालू होंगे, आप होंगे, ठीक है। सेम काम तो फॉर द आपका लेयर कहने का टू मतलब ऑल्सो। ये लूप जो है राउटर का अलग होता है और स्विचेस का अलग होता है। करेक्ट। तो स्विच में आता होगा वो भाई तो सर खत्म ही भाई। नहीं होता, कुछ ऑफ ही करना पड़ता होगा। ऑफ कोर्स, स्विच में जब ऐसी लूप्स बनती हैं तो पहली बात तो बनती नहीं है क्योंकि हमारे पास वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे होते हैं टू अवॉइड दिस लूप, ठीक है। हमारे सिलेबस में है एसटीपी प्रोटोकॉल, उसको हम पढ़ेंगे जाके। बट अभी के लिए हाँ आई एम जी। गिविंग यू जस्ट क्लेम कि लेयर 2 में लूप पहली बात तो बाय डिफॉल्ट बनती नहीं है until unless you do the wrong configuration और wrong connectivity। अगर आप ओके। रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन के साथ में रॉन्ग कनेक्टिविटी कर दोगे तो यस, देयर माइट बी सम लेयर 2 लूप्स। दूसरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे आप यूडीपी बता रहे थे, यूडीपी पोर्ट बेसिकली जो तो आपने एग्जांपल दे दिया कि हाँ व्हाट्सएप वगैरह है, कॉल करने में डिस्कनेक्ट हो गई, समझने के लिए। बट वैसे में इसे सिलेक्शन के पर्पज से हम कहाँ यूज करते हैं उसे? यूडीपी का देखने का जैसे सपोज हमने कैमरे का, जैसे हमारा राउटर में जो पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं ना, तो वहां पे हमने यूडीपी किया एक्चुअली, मगर उसका मतलब नहीं समझा कि यूडीपी हम सिलेक्ट कहाँ पर करते हैं या किस जगह पे हमें करना यूडीपी चाहिए। हमें सिंपल सी चीज समझो, यूडीपी हमें वहां पे यूज करना जहाँ पे हमें फास्टर डेटा कम्युनिकेशन चाहिए, अच्छा। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अपने सपोज अपने लाइक, बताया कि बोलो बोलो। जैसे सपोज हमारा पोर्ट फॉरवर्ड हुआ है, जैसे कोई एसक्यूएल सर्वर वगैरह, जैसे मैं एक जगह पे जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे मैंने एसक्यूएल सर्वर फॉरवर्ड किया हुआ है, तो वहाँ पर उन्होंने टीसीपी भी यूज कर रखा है, बोथ मतलब बोथ पोर्ट यूज, लाइक यूडीपी एंड टीसीपी। ओके, ऐसे हो सकता है। तो या वहाँ देखो, पर दो जी। अगर मैं जब तक वो बात बता। करता हूँ अपने ये 1 से लेके 1024 तक, तो ये सारे के सारे पोर्ट नंबर ना वेल नोन पोर्ट हाथ नंबर हैं, में पकड़ ठीक के है। देखो ना, वो कुछ मोस्ट दिखाई ऑफ द देते हैं केसेस में ध्यान लाइक रखना। अगर आप बात करो माइस्क्यूएल की या दूसरे सॉफ्टवेयर की, समझे तो वो। इनमें ना पोर्ट कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन होता है, मतलब वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन से पोर्ट पे काम करना है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप पोर्ट फॉरवर्ड भी करते हो, कुछ भी एक्टिविटी ऐसी करते हो, तो उस टाइम पे आपको प्रोटोकॉल डिसाइड करना पड़ता है लेयर 4 पे टीसीपी है या यूडीपी है। अगर टीसीपी है सो यू कैन कॉन्फ़िगर द टीसीपी प्रोटोकॉल ऑफ द लेयर 7, जो कि हर एक पैकेट की आपको एक्नॉलेजमेंट देगी। मतलब सपोज आपके पास अगर 100 पैकेट है, 100 एक्नॉलेजमेंट आपको मिलनी चाहिए एज पर द टीसीपी। यूडीपी क्या करता है, अबे चक्कर आ आपको गया, सीधे बड़े जितनी देर बॉक्सों में की बात आपको कर। 100 पैकेट की रिस्पॉन्स मिलेंगे, आप मतलब उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। मिलेगी, उतनी देर में क्या करेगा यूडीपी, आपको अरे वो 100 मिल से जाएगा, 150 मैसेज ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हो। यूडीपी क्या वो है, फास्ट है। फास्ट है इन कंपैरिजन टू टीसीपी। तो दैट्स द रीजन कि अभी हम लोग कभी कभी मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, सपोज अभी मैं मीटिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी राइट नो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आप सबसे, ठीक है। अभी सपोज मैं 2 सेकंड के लिए अपना अगर वाईफाई को बंद करके चालू करूँ, सो व्हाट इट डज, इट विल बेसिकली कट ऑफ माई कनेक्शन टू यू गाइस। कट ऑफ कनेक्शन। उसके बाद मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो वी विल सारा का नॉट सारा रिसीव योर रिकॉर्ड होगा। इन्फॉर्मेशन। वो मेरा रिसीव मेरे साइड से सपोज चला गया, आपने अभी क्या किया, थोड़ी देर के लिए डेटा बंद करके चालू कर लिया, तो जितनी देर के लिए आपने बंद किया उस टाइम पे आपका डेटा तो मैं रिसीव नहीं हुआ छोटे आपको, दिल को ठीक है। पत्थर बट ये बना यूडीपी क्या देती है करेगा, उसको रोज। रीट्रांसमिट भी नहीं करेगा, मतलब वापस से भेजने का भी ट्राई नहीं लॉसेस। करेगा। वो कहेगा मिस हो गया तो मिस हो गया।
अच्छा, इसमें कुछ सर पहचान भी होती है? सपोज आपने बोला कि वेल नोन पोर्ट से हम जानते हैं, बट इसमें कुछ ऐसा होता है कि यूडीपी पर्टिकुलर यही पोर्ट यूज करता है, या जो ट्रांसपोर्ट वाले टीसीपी वाला पोर्ट प्रोटोकॉल यूज करते हैं प्रोटोकॉल वही पे यूडीपी डिपेंडेड पे है, यूज जैसे करते आपका डीएचसीपी हो गया, डीएनएस हो गया, एमटीपी हो गया, ठीक है, एसएनएमपी हो गया, ये सारे के सारे यूडीपी बेस्ड होते हैं, तो ये यूडीपी को यूज करते हैं लेयर 4 पे। बट आपके जो एचटीटीपी हो गया, एसएसएच हो गया, ये सारे के सारे वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आपके टीसीपी को यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, हैं। ठीक है सर, थैंक यू। डन। एक्शन। मुझे ना दो टॉपिक नहीं समझा, लाइक डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में कोई दो टॉपिक बराबर नहीं समझा। कैन यू सर एक्सप्लेन आगे कर वाली सकते हैं एक कंटिन्यू और है, बार? पीछे वो वाली भी डेटा लिंक होती है। बेसिकली क्या होती है, इट्स वी कैन कॉल इट अ लेयर 2। ये ठीक है, अब जब भी जो इंफॉर्मेशन मेरी लेयर 3 से मेरे पास आती है, कंट्रोल नहीं वी हुई तो यूज जीबी दोस इंफॉर्मेशन टू कन्वर्ट देम इनटू द फ्रेम। अब मैं लेयर 3 की इंफॉर्मेशन को पैकेट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वी आर एक तरीके से कवर अप कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, जब वो हमारा लेयर 3 पे आता है, ठीक है, बट जब लेयर 2 पे आता है तो उसके ऊपर हम एक एक तरीके से कवरिंग करने की वजह से दो तरीके की शील्ड लगा रहे हैं, एक आगे से और एक पीछे से। मतलब उसमें एक हेडर होता है, एक फुटर होता है। हेडर के अंदर इसको हम हेडर नहीं बोलते, इसके अंदर फुटर भी होता है। दैट मीन्स आपका जो डेटा है एक तरीके से नहीं होता फ्रेम, जैसे फ्रेम में क्या होता है, चारों साइड आपके फोटो के क्या होता है, एक फ्रेम, एक लकड़ी का या मेटल का फ्रेम लग जाता है। तो दैट्स वाई आपके डेटा के चारों ओर क्या हो गया, चारों ओर क्या मतलब बेसिकली आगे और पीछे क्या हो जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो ऐड कर देते हैं। जब इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं सो हम उसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं फ्रेम। वाई वी आर कॉलिंग इट फ्रेम, बिकॉज उसने आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किया और पीछे साइड में भी कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड किया। अब होता क्या है कि डेटा लिंक लेयर पे आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो होता है मैक एड्रेसिंग। मैक एड्रेसिंग का मतलब क्या है कि आपकी डिवाइसेस जो भी मैक एड्रेस वगैरह यूज करें उसके बिहाफ पे आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने सर्चेस वगैरह में वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी को आईपी एड्रेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हर यूजर का एक मैक एड्रेस होता है, तो मैक एड्रेस पे भी आप यूनिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक एड्रेस वाली डेटा लिंक लेयर होती है इसका मेन काम होता है डेटा पे सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को ऐड करना। पॉइंट ये है कि अगर एक मशीन है, ठीक है, और उस पे हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो आईपी एड्रेस के बिहाफ पे हो रहा है, बट सर आप यहाँ पे कह रहे हो कि आपका जो ये मैक एड्रेस सोर्स वाला और डेस्टिनेशन वाला है वो यूज हो रहा है फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ कि आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, इट मीन्स मैं अपने नेटवर्क से बाहर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मेरा नेटवर्क है 10 का, तो अगर मैं 11 के या 12 के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो मुझे अपने गेटवे के थ्रू जाना पड़ेगा। बट when I wanted to communicate within a my segment, within a my range, within a my network, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऐसे कंपोनेंट की नीड नहीं होती। ठीक है, so what I was telling you in short, data link layer is responsible for MAC addressing, और ये MAC addressing के बिहाफ पे आपका स्विच के ऊपर से डेटा फॉरवर्ड हो जाता है। स्विच कहाँ पे यूज होता है, लैन के अंदर। तो मतलब ये जो मैक एड्रेसिंग है, डेटा लिंक लेयर, ये लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, उसको यूज होता है स्विच पे टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक। बात करते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज बेसिकली योर आपके मोबाइल का एंटेना कंसिडर कर सकते हैं, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। आपके लैपटॉप में जो इथरनेट पोर्ट होगा दैट इज आल्सो योर व्हाट, फिजिकल लेयर। फिजिकल। ठीक है, यस 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 ओके, सर। सत्या। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था स्विचेस और केबलिंग से लेकर थोड़ा सा। सर सर्वर है एक जो टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया ना अभी। अभी गेमिंग का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना अभी नेक्स्ट मैंने बताया था। सर आपने बोला था कि अगले क्लास में पूछ लेना। अच्छा अच्छा, मैं शायद, अच्छा हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, आई रिमेम्बर, प्लीज हाँ बताओ ना। सर जो सर्वर है, मेन सर्वर, वहाँ पे जो स्विच लगा है वो इसका डी लिंक का है, DS1024C। और फिर यहाँ से टनल पे ले जाते हैं, वहाँ पे टीपी लिंक का लगा हुआ है स्विच। टीपी लिंक का है ये T1528 PCT मॉडल। फिर उससे हम एक नॉर्मल स्विच, नॉन पीवी स्विच से स्विच में कनेक्शन देते हैं और उससे फिर ले जाते हैं एक डी लिंक के 8 पोर्ट स्विच में, और वहाँ से कैमरे को पावर देते हैं, कैमरे को नेटवर्क चलाते हैं। निकाला तो सर ये वो जो डी 8 पोर्ट वाला था क्या ये पीओई है? नॉन पीओई है सर ये। नॉन पीओई है, तो हाँ कैमरे को पावर एग्जैक्टली कौन दे रहा है?
SMPS सप्लाई दे रहे हैं बाहर स्विच पे SMPS के थ्रू। अच्छा, कैमरे को अलग से दे रहे हो आप इंडिविजुअल? यस सर। तो जैसे पहले चल रहा था और फिर बंद हो गया और फिर इसके बाद उसको सारा चेक कर लिया और नहीं चला, और इसके बाद में करंट फ्लो करवाया हमने SMPS से उसी केबल में, और बाद में फिर वो चल गया। तो उसका रीजन नहीं कुछ पकड़ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक बार फिर से रिपीट करना कि एसएमपीएस आपने कहाँ पे ऐड किया? SMPS नीचे टनल में है जहाँ पे 8 पोर्ट का डीलिंक का स्विच लगा है, वहीं पे SMPS 8 लगा है। पोर्ट का डेलिंग का स्विच है, उस पे आपका एसएमपीएस लगा हुआ है जो कि पावर जनरेट करके कैमरे को दे रहा है, ठीक है? हाँ वहाँ अब इस से एसएमपीएस वाले स्विच के बाद क्या आता है? SMPS से सर पावर अलग से जा रही है कैमरे को, और वहीं से 8 पोर्ट वाले स्विच से नेटवर्किंग जा रही है, उसको डाटा जा रहा है कैमरे को। ओके, आप कह रहे हो कि दो अलग अलग केबल जा रही है टू द कैमरा, ऐसे तो यहाँ पे पीओई कैसे यूज हो रहा है? सर यहाँ पे कोई नहीं यूज हो रहा है, जो कोई सिर्फ जो मेन रैक है टनल पे, तो वहाँ पे जो बूथ कैमरे हैं उनके लिए यूज हो रहा है। तो उस पीओई वाले स्विच से हमने नॉर्मल स्विच कनेक्ट किया, फिर उस नॉर्मल स्विच से फिर 8 पोर्ट का जो है स्विच कनेक्ट किया हुआ है। तो आप एक तरीके से नेटवर्क को एक्सटेंड कर रहे हो, बट जो आगे वाली डिवाइस अगर पीओई नहीं है तो ऑफकोर्स वो पीओई की कैपेबिलिटी तो ले ही नहीं पाएगा। कि आप डायरेक्टली लेके जा रहे हो उसको। तो सर उसको पावर हम अलग से दे रहे हैं ना। हाँ, उसको अलग से पावर देनी पड़ेगी, बिल्कुल करेक्ट। अब तो उसमें डाउट क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो फिर से बोलना। क्वेश्चन सर ये है कि जैसे पहले चल रहा था और अचानक से बंद हो जाने के बाद फिर वो नहीं चला, और ये लग रहा था केबल में दिक्कत है, तो सारा कुछ चेक कर लिया, नहीं चला, फिर उसमें SMPS से पावर सप्लाई की हमने, और इसके बाद कुछ समय बाद वो चल गया। तो ये क्लैरिफाई नहीं हो कुछ रहा है। समय के बाद अपने आप चल गया, मतलब हाँ, एसएमपीएस से तुरंत पावर देने पे नहीं चला? जैसे SMPS से पावर केबल जो नेटवर्क केबल थी हम्म। उस पे हमने पावर दिया कि केबल हमारी सही है कि नहीं, केबल चेक की, तो केबल सही थी। इसके बाद फिर जब चलाया तो चल गया, पहले नहीं चल रहा तो उसी केबल से पावर प्रॉपर जा रही थी अलग से कैमरे में। पावर प्रॉपर जा रही थी और किसी और डिवाइस से आपने चेक भी नहीं किया? आपने रिप्लेसमेंट क्या किया यहाँ पे? बस केवल एक चीज रिप्लेस किया, एसएमपीएस यूनिट, राइट? कैसे? इसमें पूरी टोपोलॉजी में रिप्लेस क्या किया, रिप्लेस चेंज क्या किया? बस कुछ चेंज नहीं किया कोई सर। डिवाइस चेंज किया, सेम है? ना सर, सिर्फ RJ45 कनेक्टर हमने पहले भी बनाए थे और दोबारा फिर बनाए। जब पावर चेक किया केबलिंग के लिए कि केबल सही है कि नहीं, पहले भी चेक किया था तो ये लग रहा था केबल खराब है, तो RJ45 कनेक्टर भी चेंज किए थे तो नहीं चला, और फिर जब पावर वही काम फिर हमने जब पावर ट्रेवल करवाया उसके बाद फिर कनेक्टर लगाया, फिर चल गया। पावर कनेक्टर मतलब मैं कह रहा हूँ जो आपका आरजे वाला कनेक्टर उसको चेंज करने के बाद चलना स्टार्ट हुआ? नहीं चला पहले, जब सर ये पहले चला नहीं चला? हाँ पहले नहीं चला, लेकिन उसी केबल में हमने SMPS से जो पावर जा रही थी उसको वो जा रही थी, लेकिन हमने केबल चेक करने के लिए केबल चेक किया, केबल में पावर ट्रेवल करवाया, उसके बाद फिर उसी में कनेक्टर लगा के चला दिया तो चल गया। ये थोड़ा सा अजीब है, मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सेम आपका चल रहा है और आपने जैसे केबल वहां पे लगाई पावर एमपीएस में और वो स्टार्ट वर्किंग हो गया। हाँ सर, वही तो डाउट नहीं क्लियर हो रहा कि इसमें कि क्या दिक्कत ऐसी थी कि जो सिर्फ पावर ट्रेवल करवाने से बाद में चल गया और पहले नहीं चल रही थी वही केबल, पावर प्रॉपर जा रहा था SMPS से। डोंट थिंक ये कोई आपका मतलब डिवाइस लेवल का इशू लग रहा है। कुड बी अ रीजन कि कोई स्टैटिक एनर्जी वगैरह उसके अंदर करंट वगैरह बच गया होगा, जैसे आपने उसके ऊपर पावर सप्लाई से कनेक्ट किया, वो डायरेक्टली उसने हैंडल कर लिया कि भाई ठीक है कि कनेक्शन लॉस का तो नहीं बनता, क्योंकि कनेक्शन उसने चेंज किए होंगे मल्टीपल टाइम पहले भी। कनेक्शन लॉस का तो आई डोंट थिंक ये पॉइंट है। मुझे डाउट है कि आपने जब पहले पावर दी थी कुछ स्टैटिक एनर्जी वगैरह उसके अंदर कंज्यूम हो गई होगी, केबल में। इसका भी रीजन। हाँ नहीं, केबल में नहीं, डिवाइस, या हाँ यू कैन से केबल में, बट केबल का भी पॉइंट नहीं बनता है। केबल में कितनी एनर्जी जाती है, अपना डेटा ट्रांसफर नहीं होता उसके अंदर, ठीक है? तो सर डिवाइस में अगर ऐसा तो डिवाइस तो कंटिन्यू चल रही है, डिवाइस से दो डिवाइस नहीं आपने और लगा के ट्राई किया था डिवाइस में वैसे? नहीं सर, डिवाइस वही डिवाइस चल रही थी, उसी से कनेक्ट किया, तो उससे और जो डिवाइस में और भी ऐड थी कुछ कैमराज और जो सिस्टम वगैरह रीडर वगैरह वो सारे चल रहे थे। हमने पोर्ट भी चेंज करके देखे, नहीं चला, और फिर बाद में इतना डिवाइस मतलब मैं जब डिवाइस कहता हूँ उसका मतलब मेरा मतलब होता है कैमरा।
SL कैमरा आपने हाँ, किसी मैं और कह रहा वीएलएन पे लगा के वैसे देखा तो था? यहाँ से तो हाँ हाँ लगा एक्टिवेट के है देखा पर था, ऑनलाइन नहीं आ रहा। वहां पे काम कर रहा था? वहाँ पे कर रहा था काम। अब चलिए, आगे अभी कोई ऑनलाइन दिक्कत आ नहीं गया, है। आई थिंक फिर केबल का ही कुछ नेट कनेक्टिविटी भी का चल पॉइंट गया होगा, या होगा, फिर केबल आपने या तो कनेक्टर उसके नेट लूज भी हो गए चल गया होंगे, होगा। या कभी कभी केबल नहीं है, खिंच जाती है तो केबल उसकी बाहर भी आ करवा जाती है, दूंगा पिन से डिस्टैच हो आपका, जाती करवा है। दूंगा। तो आपने जब वापस से केबल वेबल लगाई होगी, माइट बी हेलो, पॉसिबल कि हाँ आपकी हो गया। केबल वापस लगाने से वो केबल अपने पिन वगैरह से सही बस तरीके करना से है, नहीं बोली जी कॉन्ट्रैक्ट कर बोली पाएगी। करवा लिया मुझे। दिस कुड बी द उसमें 9 रीजन, दिन का बिकॉज रह रहा आपकी किसी तुम्हारा। डिवाइस में इम्पैक्ट और सीपीयू बोलिए इंस्टॉल बोलिए बोलिए। वापस से रन कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भाई डिवाइस लेवल का इशू होगा, क्योंकि आपने कैमरा भी दूसरी जगह चेक मेरा कर लिया काम था, है तो कुछ दिख पाएगा। क्या जी? तो ये मेरे हिसाब से ना आपका वही कनेक्शन जो लूज कर रहे हैं ना आपसे, अच्छा ठीक है, कनेक्शन अच्छा लूज वुड बी द रीजन। ठीक है, आपने केबल भी सेम यूज की है, केबल सर सेम चल रही है, प्रेजेंट टाइम में वर्किंग है। तो फिर वो कनेक्शन का इशू हो सकता है। 8 पोर्ट स्विच से। कनेक्शन, हाँ, 8 पोर्ट स्विच से टू द स्विच टू द कैमरा, हाँ। क्योंकि आपने उसी केबल को यूज किया ना अभी, यस सर और वही कोई नई केबल केबल चल तो रही नहीं लगाई है है। ना वही केबल चल रही है, वही आपने? तो बस रीजन उसके हुआ। RJ45 वाले कनेक्टर ही वो नहीं तेरी रखे हैं, मर्जी राइट? है। यस सर। तो बस मेरे हिसाब से माइट बी अ रीजन कि ये इशू हो सकता है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, भैया से आपको बात उस कर टाइम पे ना लिए। उस केबल को आइसोलेट करके देखो, जब भी ऐसे इशू होते हैं तो आपको आइसोलेट करना होता है। आइसोलेट करने का मतलब है कि आपको जो जो पार्ट में चीज आ रही है एक एक करके रिप्लेस करके देखनी है। आपने जैसे कैमरा है, कैमरे को दूसरी जगह लगा के देखा, इज अ ओटीटी गुड पॉइंट। मेरा ओटीटी है आपने जो नहीं स्विच था उस स्विच से यार, कोई उसमें और तो कैमरा लगा के देखो, उसी पोर्ट से हाँ हाँ काम कर रहा है। ये ऐसे देखना करके ना पड़ेगा आइसोलेट नेटफ्लिक्स करना होता है कि वेटफ्लिक्स एग्जैक्टली का इशू क्या है, उससे क्योंकि ये उसकी सर सारा बताना, केबल कुछ चेंज चेक कर होगी लिया तो था, सारा ट्रबल शूट क्योंकि कर लिया था। अभी नई बस सर्विस करी तो वो उसके सारी बारे चीजें में चल तो रही मैं थी, बस नॉलेज एक है नहीं। उस कंसोलिडेट केबल नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली इशू तो क्या है। ठीक हाँ कर दिया, ठीक भी तो कर मैं दिया, एक बार कंफर्म पता नहीं करके चल पाया। बताऊंगा मोस्टली नेटफ्लिक्स का मुझे लग रहा तभी है कि अलग हो। शायद ये केबल की साइड से इशू था। केबल आपकी या तो लूज हो गए होंगे कनेक्शन, या तो बाहर निकल आए होंगे कभी ये कुछ तो फिर हाँ सर कंफर्म करके केबल में ही बताना इशू था, पड़ेगा लेकिन मुझे। ये नहीं समझ में आ रहा केबल में इशू क्या था। इशू। मैं बताता हूँ, कभी कभी केबल को आप जब यूज करते हो ना, कभी भी हल्की से खिंच भी जाती है, ड्यू टू सम बहुत सारे रीजन होते हैं, ग्रेविटी हो गई, ये सारे हुए। चल कभी भी ना हल्की सी मैं केबल बता भी अगर दूंगा, थोड़ी सी दूर हो गई, सही से नहीं अगर बनी हुई है, मैं कल हल्की तक सी अगर करता उस पर थोड़ा सा खिंचाव उचाव पड़ा या कुछ पड़ा, तो वो क्या हूँ। करता जियोड़ा है, में कैसे पेन से मिल रहा? थोड़ा सा डिसअटैच हो जाती है। पेन से डिटैच हो गई तो उसका ऑफकोर्स हाँ आपका जो डेटा है वो तो जाएगा ही, या करंट जो भी फ्लो करना चाहता है वो जाएगा ही। अच्छा, तो वो वो एक ले रखी इम्पोर्टेंट पार्ट होगी होता उन्होंने, है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले हल्का सा रखी भी सही होगी। तरीके से नहीं बनी है। अगर सही तरीके से बनी है, प्रॉपर वायर के अंदर इंजेक्ट हुए हैं पेन्स, तब तो कोई वो दिक्कत नहीं होती, अगर एयर नहीं हुए हैं तो फाइबर कोई लगा दिक्कत रहे नहीं होंगे, होती। वाईफाई वाला। ठीक है, नेक्स्ट हु इज दिस? हाँ राम, प्लीज गो। सर ये हम लोग ये पोर्टल कब तक यूज कर सकते हैं सर, मतलब ये आई गेस एक क्लास। साल की वैलिडिटी है आपकी, आफ्टर द क्लास एक साल, जब आपका कोर्स सिलेबस स्टार्ट होता है उसके एक साल की। 1 ईयर सर। यस, 1 ईयर। अरे डोंट और वरी, आई एम टेलिंग यू, ये सब चीजें आप एक साल तक यही पढ़ते रहोगे क्या? आपको टेक्निकल फील्ड में हो तो यू शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, अभी सीसीएनए पढ़ रहे हो तो आफ्टर सम टाइम कुछ सिक्योरिटी पढ़ोगे, खुद ही से मन करेगा तुम्हारे, कहते सीसीएनए तो पढ़ लिया अभी कुछ सिक्योरिटी में स्टार्ट करते हैं। सीसीएनए सीसीएनए हो गया, फायरवॉल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सीसीएनपी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आप ऐसी कोई कंटिन्यूसली देखते रहोगे, एक्सेस करते रहोगे। ठीक है, ये स्लैब एक्सेस इज ऑल्सो सेम, ओके 1 ईयर सर। के और लिए होता है। हाँ सर, ये और हम लोग का कुछ ये जो अभी क्लासेस वगैरह होगा इस सब का कुछ टेस्ट वगैरह बीच में होगा या फिर लास्ट में। एक रैंडमली आई विल गिव यू अ कॉल फॉर ऐसे इंटरव्यू सेशन के टाइम पे, ठीक है, अचानक से लूंगा। उसके लिए मैं आगे एक बार बताऊंगा अभी, ठीक है, कुछ टॉपिक का एड्रेस कंप्लीट हो जाना तो तब हम फिर स्टार्ट करेंगे इसमें। तो मुझे लगता है ओके सर। बेस्ट ये रहेगा कि आप एक महीने में एक दो बार सारे किसी ने रिवाइज कर इनवाइट लीजिए भी चीज़ों को, करा जैसे है, जाके पागल ही बेसिक बेसिक बनेंगे। जो है मेन हेडिंग पूछ लें आप, हाँ, इस बारे में से पता है क्या पता है कुछ नहीं, जस्ट गिव मी ज़्यादा अ बेस्ट है। सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक्चुअली इट्स नो इशू, विल डिस्कस ऑन इट। ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं इसको। ओके सर। ठीक है रोहित, क्विकली लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी से। ओके, इंदिरा, आई कैन नॉट ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। इंदिरा, आपको पोर्टल पे लिंक मिलेगा। आई डोंट हैव एनी लिंक अभी राइट नाउ, बट मोस्ट ऑफली मैं कल तुम्हें एक लिंक दूंगा अगर आप फिर भी ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो। ठीक है, कल मुझे एक बार याद दिलाना है आपसे कि यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन द व्हाट्सएप। सर ये आगे के जो मेरे बाकी रह गए क्लास उसमें वो
वो एंड में मजा आ रहा यार, लेकिन चला मैं समझ नहीं केला पाता घूम सर। रहे हैं केले दे बस केले में मजा नहीं सर आता। अरे हम आज ही गए थे ज्वाइन काम करने गए थे हम है, तो। अच्छा आपने आज ही ज्वाइन क्लास किया है? कंप्लीट हुई है, एक अरे मिनट तो मेरा ना करे सुसरे तो मेरे को सिर में दर्द कर रहा है, हाँ वैसे ही तरह से पड़ी है। तो किसी को टिकट है क्या, आए हो क्या स्टूडेंट है टिकट ही है।